देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज कहानी कुर्सी की बात एक एटम बम से करेंगे। वो एटम बम जो राहुल गांधी ने एक दावा किया कि ये एटम बम अगर मैंने फोड़ दिया तो फिर वाकई में सब तरफ तबाही आ जाएगी। तबाही मतलब पॉलिटिकल पार्टी में, और किस पॉलिटिकल पार्टी की बात है? वो भारतीय जनता पार्टी पर इशारा था। अब इस एटम बम में दम है या फिर वो बेदम है? चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के चूंकि सभी आरोपों को खारिज कर दिया, वो तो चुनाव आयोग को करना ही था, लेकिन इस मुद्दे पर संसद लगातार ठप रही। पिछले सप्ताह कोई कामकाज नहीं हो सका। इस सप्ताह 12 अगस्त को इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है। इंतजार सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का किया जा रहा है। अब इसका असर पूरे हफ्ते की संसदीय कार्रवाई पर किस तरीके से पड़ेगा? सबसे बड़ा मुद्दा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर है। अब इसका पॉलिटिकल डिविडेंड किसे मिलेगा? क्या विपक्ष का ये जो नैरेटिव है वो उन्हें फायदा पहुंचाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन पर उठाए गए तमाम सवालात बुनियादी तौर पर विपक्ष को फायदा पहुंचाने वाले हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार के लिए या फिर चुनाव आयोग के लिए मुसीबत खड़े करने वाले हैं? ये सब कुछ तय होगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये प्रपंच था या ये हकीकत थी। सुप्रीम कोर्ट ये बता देगा किसे नफा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है। वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हमारे सभी गेस्ट बताएंगे। विनोद अग्निहोत्री जी, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत। राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो राहुल गांधी, कांग्रेस का वो एटम बम क्या कोई नया प्रपंच खड़ा करने जा रहा है? इस लिस्ट से किसे नफा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है? मतदाता सूची में क्या कोई हेरफेर की गई है? क्या वोट की चोरी हुई है? क्या राहुल गांधी से जो एफिडेविट बार बार मांगा जा रहा है, चुनाव आयोग ये कह रहा है आप एक हलफनामा दायर कर दीजिए, हम इस पर जांच कर लेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रॉ हमें दे दीजिए, हम इस पर जांच कर लेंगे। उल्टा राहुल गांधी ये कहते हैं ना विजय जी, हम चर्चा को थोड़ा सा अब शुरू कर ही देते हैं। सबूत ये भी मांग रहे हैं, सबूत वो भी मांग रहे हैं। वो ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एफिडेविट दीजिए, सारे कागजात हमें दीजिए, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। इधर इलेक्शन कमीशन के ठीक उलट राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम क्यों दें एफिडेविट, चुनाव आयोग तो आप हैं, आप बताइए सच क्या है, गलत क्या है। संग्राम अभी लंबा चलेगा। संग्राम तो लंबा चलना ही है, ये तो तय है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख को, जैसे आपने भी जिक्र किया, वहाँ सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट कैसे तय करता है कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या है, राहुल गांधी जी की भूमिका क्या? एक्चुअली इसमें राहुल गांधी की भूमिका मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता। चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग क्या उन सब सवालों के जवाब देकर लोगों को संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा जी। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। लीगली उनको एफिडेविट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये अलग डिबेट हो सकती है। एक पॉलिटिकल लीडर ने अपनी बात रख दी, ये तो हमेशा होता है। कोई आरोप लगाता है बहुत सा, अब इस आरोप को छोड़ दीजिए। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है या कोई और है, वो बहुत सारा, अभी घटना हुई है सत्येंद्र जैन साहब की, 5 साल तक आपने उनको रखा, जेल में भी 1-1.5-2 साल रखा, और अब कह दिया, सीबीआई ने खुद ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी कि कोई आरोप नहीं साबित हुआ, हमारे पास कोई मिला नहीं है। ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का हाल है। तो राहुल गांधी के आरोप सही हैं गलत हैं, इसकी बहस तो जो इलेक्शन कमीशन है वो ही जवाब दे सकता है कि भाई ये आरोप गलत है सही है। लेकिन आरोप का जवाब ऐसे ना दे, वो बता दे प्रूफ करके कि भाई ये गलत है, तो उससे देश का भी भला होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ये किसका फायदा होगा, बीजेपी का, कांग्रेस का, वो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। मुद्दा महत्वपूर्ण है कि क्या हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का नुकसान हो रहा है, क्या हमारे लोगों का भरोसा कम तो नहीं हो रहा इस सब बात से, इस बहस से। राहुल गांधी जी जो लगातार एटम बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, संस्था पर क्या भरोसा डगमगा रहा है? और अगर वाकई में ये भरोसा डगमगा रहा है तो भरोसा वापस लाने का काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा, राहुल गांधी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, या सबका संयुक्त प्रयास कर सकते हैं? लेकिन संसद तो चलने से ही बात तो समझ में आएगी। संसद में तो कामकाज ठप हो रहा है। विनोद अग्निहोत्री जी, संसद का कामकाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? पीछे पूरा सप्ताह हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर की एक चर्चा के अलावा कितनी चर्चा हम सुन पाए हैं, ना के बराबर। अब एक नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है, आज संडे है। देखिए, विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर लगातार संसदीय कार्यवाही बाधित कर रहा है जी, क्योंकि चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार कह रही है कि मामला चूंकि सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, इसलिए चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। अब ये एक नया मुद्दा मिल गया, जो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पूरा दिया उन्होंने, तो एक नया मुद्दा विपक्ष को मिल गया।
जाहिर है ये मुद्दा विपक्ष के हाथ में नया मुद्दा है, वो और उनको उनकी मांग को वो प्रेस करेंगे ज़्यादा कि संसद इस पर बात करे, बहस करे। अब चुनाव आयोग कह रहा है एफिडेविट दो, तो क्या चुनाव आयोग को एफिडेविट मांगना गलत है? देखिए ओपी रावत जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इसी सरकार के द्वारा बनाए गए थे, उनका कल मैं पढ़ रहा था स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि ये इस मामले में चुनाव आयोग जो एफिडेविट मांग रहा है वो जो कानून है वो उसमें है कि आप चुनाव होने के बाद अगर कोई आपत्ति होती है तो 30 दिन के अंदर उसके करिए। इस मामले में जी। कोई प्रावधान नहीं है एफिडेविट का, नंबर 1 ये रावत साहब ने कहा। पीडीटी आचार्य का भी कल मैंने सुना, वो भी इसी तरह की बात कर रहे थे। कपिल सिब्बल को आप कह सकते हैं कि भाई वो तो अपोजिशन के हैं इसलिए, लेकिन वो भी कानूनविद तो सब जानकार, उन्होंने भी कहा। 3 तो ये हैं। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो कोई चुपचाप दबे छुपे कहीं बाइट कोने में नहीं दे दी। उन्होंने तो बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके सैकड़ों पत्रकारों के सामने आरोप लगाया है और वो पूरा वीडियो है और रिलीज हुआ, सारे चैनल से दिखाया, सोशल मीडिया पे एवरीवेयर। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तो सर ये कह रहा है ना कि जो आज उन्होंने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया, इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि बिना किसी नोटिस के किसी का नाम कटेगा नहीं। अगर कोई वोटर वैध है तो उसे लिस्ट में शामिल करेंगे। सभी को दस्तावेज रखने का मौका मिल रहा है, सभी को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिल रहा है। उसके बावजूद कॉन्टिन्यूसली एक संवैधानिक संस्था के ऊपर प्रश्न उठाना, क्या ये ठीक है? चुनाव आयोग ये क्लैरिफिकेशन पहले भी दे सकता था, अब सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है कि जब आप पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी हो तभी आप सारी बातें कहें। ये बात पहले ही कह दीजिए, तो क्या दिक्कत थी भाई? तो अब कह दिया तो क्या मामला अब तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना 12 तारीख को एसआईआर को लेकर। उसमें न चुनाव आयोग कुछ कर सकता है ना विपक्ष कुछ कर सकता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस मतलब उसके एफिडेविट का लेना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। नहीं, मैं तो राहुल गांधी वाले मामले राहुल गांधी नंबर गेन कर पाई या नहीं? वो तो अलग, राहुल गांधी का मामला अलग है, ये अलग है। ये एसआईआर जो बिहार में हो रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट में बात और एक वोट चोरी की बात है, मैं बिल्कुल ठीक बात कह रही हूं। सुप्रीम, मैं तो इस पे आपकी चैनल पे भी कह चुका हूं और पहले भी अब फिर कह रहा हूं कि चूंकि चुनाव आयोग पर आरोप लगाया राहुल गांधी ने किसी व्यक्तिगत किसी अधिकारी पर आरोप नहीं लगाया, उन्होंने पूरे चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। तो चुनाव आयोग तो पार्टी बन गया। अब जब पार्टी बन गया तो अगर मान लीजिए किसी थानेदार पर कोई आरोप लगाए तो जांच कौन करता है? जांच एसपी करता है, उसके ऊपर मजिस्ट्रेट करता है। तो इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके निगरानी में कोई एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए जो करे, क्योंकि गंभीर मामला इसलिए है कि एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां 5 लाख वोट होते हैं वहां अगर 1 लाख वोटों में विसंगति है तो 20% वोट के आसपास विसंगति है, आप समझिए। तो 20% इज ह्यूज नंबर। तो ऐसे में मैं नहीं कह रहा कि चोरी हुई कि वो, मैं सरकार वाली बात पे नहीं जा रहा जो राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे उससे कि वो उनका विपक्षी नेता अपना आरोप लगाएं, लेकिन उस पर्टिकुलर केस की जांच ढंग से कि कोई एक्सपर्ट कमेटी करे, क्योंकि अगर चुनाव आयोग कोई भी जांच करेगा जी। ईमानदारी से भी करेगा, मैं तो मानता हूं, लेकिन विपक्ष उसको नहीं मानेगा, फिर वो कुछ ना कुछ नुक्ता यही निकालेगा। तो बेहतर है इस विवाद को खत्म करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी जैसे पेगासस में बनी, जैसे हिंडनबर्ग में बनी, और वो मामले अब लगभग शांत हो गए, कोई उनकी बात ही नहीं करता। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में या उसके पहल पर कोई कमेटी बने जिसमें एमिनेंट लोग शामिल हों, जिनकी इंटीग्रिटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम सभी देख रहे हैं। लेकिन ये जो चर्चा चल रही है, मीनाक्षी, वो इसलिए देख रहे हैं कि वो अकेली संस्था है जिस पर इस देश के लोगों को पूरा अटूट भरोसा है आज भी। बाकी संस्थाओं पे तो इफ एंड बट लगते रहते हैं, उंगलियां उठती रहती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे ठीक है, जिसके पक्ष में फैसला नहीं आता वो बड़े टिप्पणी करे, लेकिन आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। अब देखिए समीर जी, चर्चा यही है कि जो बात राहुल गांधी ने कही एफआईआर को लेकर भी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी, लगातार पिछले पूरे हफ्ते संसद में कामकाज नहीं हो पाया, हम चर्चा नहीं सुन पाए, और वो चर्चा क्या अब हो पाएगी? सवाल यही है, क्या कल से संसद चलेगी? देखिए मीनाक्षी जी, 21 जुलाई से जो संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था उसका हाल हम सबने देखा है कि किस तरीके से संसद के अंदर एसआईआर को लेकर गतिरोध कायम रहा, किस तरीके से पहलगाम मामले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा के लिए विपक्ष अड़ा रहा। चर्चा हुई, चर्चा में जरूर विपक्ष ने 16-16 घंटे के इसमें भाग लिया, लेकिन उसके बाद फिर वो एसआईआर को लेकर विपक्ष ने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। और मुझे लगता है कि अब बहुत कम दिन बचे हैं पार्लियामेंट के लिए, फिर 4 दिन की अभी 15 अगस्त की छुट्टी आ जाएगी, उसके बाद उपराष्ट्रपति का नॉमिनेशन 21 तारीख से उसके लिए बैठ के पक्ष विपक्ष की शुरू हो जाएगी। तो मुझे इसकी अब संभावना बहुत कम लगती है। लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस बात की कोशिश कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक करा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं कि संसद का सत्र चले, कई महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होनी है, बिल पास होना है, वो चाहते हैं कि चर्चा हो, उसके ऊपर फिर बिल पास हो। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष का तय है कि आने वाले दिनों भी सत्र नहीं चलेगा, और मुझे लगता है कल भी कोई सत्र नहीं चलेगा, कल भी हो हंगामा होने वाला है।
जहां तक अभी राहुल गांधी के आरोपों की बात है, देखिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी पे लगातार जो आरोप लगते रहे कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, राहुल गांधी कुछ कहते हैं फिर बात से पलट जाते हैं, या राहुल गांधी जो कहते हैं वो बात गलत निकलती है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से पत्रकार वार्ता लेके पहली बार ये कहा है, अब राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी फिर से एक बार दांव पर है। उनकी क्रेडिबिलिटी दांव पर है। अब राहुल गांधी को ये लगता है पर क्योंकि सवाल है तो उनकी क्रेडिबिलिटी दांव पर। अब राहुल गांधी ने जब इतना बड़ा आरोप लगाया पत्रकार वार्ता लेकर कि भाई आपने एक जानकारी दी, तो राहुल गांधी को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। राहुल गांधी को लगता है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स पत्रकार वार्ता में दिखाए वो पूरे ऑथेंटिक है, तो आप एक शपथ पत्र दे दो, आप बता दो कि चलो ठीक है आप नहीं आगे बढ़ रहे हो, मैं फिर आपके पास आता हूं, मैं शपथ पत्र दे रहा हूं, आप जांच करवा लीजिए और मैं सभी तरह की जांच के लिए तैयार हूं। अगर मेरी बात गलत निकलेगी, चुनाव आयोग इस मामले को कोर्ट में लेके जाए या मेरे खिलाफ जो कार्रवाई होगी मैं स्वीकार करूंगा। मैं डेमोक्रेसी में ईमानदारी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई गलत वोटर ना जुड़े और नए जो अधिकारी है उसका नाम कटे, जो क्वालिफाइड वोटर हो। तो राहुल गांधी अगर सिर्फ एक शपथ पत्र दे देंगे तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि देखिए पत्रकार वार्ता मैंने ली, चुनाव आयोग ने कहा कि आप शपथ पत्र दो, मैंने आप चुनाव आयोग को शपथ पत्र भी दे दिया। जब वो शपथ पत्र देंगे शपथ पत्र तो चुनाव आयोग को जांच करवानी पड़ेगी ना। तो राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़ा ले, जब आप इतना आगे बढ़ गए हो तो एक कदम आगे बढ़ने में राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? लेकिन यही तो सवाल है कि राहुल गांधी ही ये सारे कदम आगे क्यों बढ़ाए, जो विपक्ष भी लगातार कह रहा है, जो प्रियंका गांधी ने भी कही बात, उन्होंने यही कहा ना कि आपको मौका मिल गया है ना, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स आ गए, चुनाव आयोग को एक्सपोज करने के लिए आपके हाथ में जब डॉक्यूमेंट्स है, आपको लगता है कि आप चुनाव आयोग को आपने एक्सपोज कर दिया है, तो आप ये मौका क्यों छोड़ रहे हो? चुनाव आयोग अगर बच रहा है आपसे एफिडेविट मांग के कि चुनाव आयोग बचना चाह रहा है, तो आप बचने मत दीजिए चुनाव आयोग को, आप शपथ पत्र दे दीजिए, चुनाव आयोग आपकी जांच करवाएगा और आप अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो चुनाव आयोग को इस मामले में सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है राहुल जी, इधर दो मुद्दे हैं, एक है वोट चोरी का मुद्दा है और एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में हो रहा है, उसे लेकर जो विपक्ष लगातार लामबंद है। संसद का हमने जो पिछला हफ्ता पूरा देखा, अब एक तरफ यहां बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुका है, राजस्थान की खबर यह है कि वहां के इलेक्टोरल ऑफिसर्स भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। 2 दिन पहले की खबर है बिहार ये पश्चिम बंगाल में भी तैयारी होनी शुरू हो गई है। ये मसला जैसा भी विजय जी कह रहे थे कि यहां रुकने वाला तो नहीं है, संग्राम अभी लंबा चलेगा। सबूत देंगे राहुल गांधी, इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे को आगे लेकर जाएगा, वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के दायरे में। लेकिन मेरा प्रश्न तो यह है कि इस पूरे नैरेटिव से या इस पूरी रस्साकशी से फायदा किससे मिल रहा है? क्या कोई पॉलिटिकल अपर एज राहुल गांधी को मिल पा रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन इस नैरेटिव को किल कर पा रहा है? प्रश्न ये है। देखिए, 2 मुख्य बातें सामने आ रही हैं। एक बात आ रही है वोट चोरी की, दूसरी बात आ रही है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दें या नहीं। अभी जो हम बहस कर रहे हैं शपथ पत्र दें या ना दें, SIR पे मैं उसके बाद आता हूं। पहली बात कि वोट चोरी हुई कि नहीं हुई, तो ये जांच का विषय है, जैसे सबने कहा कि जांच करनी चाहिए। अब अगर मैं कहूं 21 सीटें ऐसी थी लोकसभा चुनावों में जहां पे जो वोट शेयर जो था, मतलब अंतर था, जीत का अंतर था, वो 10,000 से कम था। अब इसमें जो है 8 सीटें बीजेपी के ने जीती, मैं बाकियों को छोड़ रहा हूं, और 6 सीटें जो है कांग्रेस ने भी जीती, समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने वो सीटें 9 सीटें ऐसी है जो विपक्ष के पास कम अंतर से नहीं जीती है और उस तरह से नहीं हुआ है। तो एक बात यह है कि अनॉमली होना और वोट चोरी होना अलग अलग बात है। चुनाव आयोग एक संस्था है, वो इतना बड़ा ऑपरेशन करते हैं, वो सारा चुनाव करवाते हैं, उसमें दिक्कतें हो सकती हैं कि किसी का, जैसे राहुल गांधी ने उठाया कि किसी के फादर का नाम XYZ जो भी लिख दिया, गलत लिखा हुआ था। इंडिया टीवी ने उनसे बात भी की और उन्होंने ये बताया कि भाई उस जगह से मैं अपना नाम पहले ही वापस लेने की बात कह चुका था और ये मेरे प्राइवेसी का हनन भी है। और दूसरा ये होता है कि सबको सब जानकारी होती है कि नहीं होती है, कि भाई अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया तो मुझे फॉर्म 6 भरना है, एक स्टेट में ही अगर उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉर्म 8 भरना है, तो ये सब जानकारियां होती भी नहीं और लोगों के पास उतना समय भी नहीं होता कि ये सारी चीजें कर पाएं। अब इसके प्रावधान है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके लिए सजा होगी, दूसरी बातें हैं। दूसरी बात आती है कि शपथ पत्र देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आम आदमी जब सपोजिटली मैं किसी के करप्शन की जब शिकायत करता हूं CVC में, कैसे करता हूं? अपने नाम के, नंबर के, और अगर मैं अपने एड्रेस के साथ करता हूं जो वाजिब है, तो एड्रेस प्रूफ तो, जो मेरे पास है, हाँ प्रूफ, या मैंने शिकायत भी की है, वो प्रूफ की बात है, तो वो उसका कॉग्निजेंस लेते हैं। राहुल गांधी तो साफ बोल रहे हैं ना, सामने आके बोल रहे हैं ना कि ये हुआ है, तो कॉग्निजेंस लेना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को। अपनी ही चीजों में जांच करने में क्या दिक्कत है? आपने वो पूरी लिस्ट बनाई है, आप ही ने सब वोटर लिस्ट बनाई है, जांच कर लीजिए।
गलत होगा तो जांच में ये दे दीजिए कि ये राहुल गांधी ने गलत बोला। अब उससे शपथ पत्र लेकिन क्यों अगर मांगा? इलेक्शन कमीशन जांच कर भी ले तो इसकी क्या गारंटी है कि राहुल गांधी मान ही ले कि आपकी जांच सही है? क्योंकि जो अब चौकीदार चोर है भी तो उन्होंने कहा था, लेकिन माफी तो उन्हें मांगनी चौकीदार पड़ी चोर थी। पॉलिटिकल वो नारा था, नारा वो स्लोगन मैं था। आपसे क्या यहाँ मेरा पे पक्ष सर बस इतना सा है कि आप कुछ भी बोल के फिर बच के निकल जाएं, इससे बेहतर ये है कि आप एफिडेविट दे नहीं दें। तो उसमें क्या ये नहीं हो इलेक्शन सकता? कमीशन जांच करे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन एफआईआर कर दे इनके खिलाफ। केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर पूरी जांच क्यों कर नहीं? ले। भाई वो मैंने कहा ना, डेटा- आपको क्या है, नहीं, मुझे शिकायत- मेरा थोड़ा सा प्रश्न मैं समझा देती हूँ, शायद समझा नहीं पा रही हूँ। अगर मेरे पास मान लीजिए ये पन्ने हैं, मैंने इन पन्नों के आधार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ ही हिस्सा मैंने बोला, पन्ने बहुत सारे हैं, डिटेल बहुत सारी है, मैं सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के पास लेकर जाऊं, ये लीजिए, अब आप इस पर जांच करिए। मेरी इल्तिजा स्पेसिफिक है। मेरी मैं स्पेसिफिक बताता जांच हूं, एक इसकी है। कोल स्कैम में क्या हुआ था भाई, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की थी ना कि ये कोल स्कैम हो गया, जो ये डॉक्यूमेंट आए हैं इसमें जो है वो ये कहा गया है, ये सारा कुछ है, तभी जांच शुरू हुई थी ना। फिर आप ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस थी डॉक्यूमेंट ना? सबमिट कर देना या एफिडेविट मतलब दे आप कह देना रहे हैं उसकी कि जो आवश्यकता जांच नहीं जो है। शिकायत कर रहा वही जांच भी करके दे दे। नहीं, वो उसकी अपने जिम्मेदारी है। पास जिस आधार पर उसने अपनी शिकायत रखी है वो आधार इलेक्शन कमीशन को दिखा दे कि आधार मेरा आधार मीनाक्षी ये जी, है। मीनाक्षी अब आप जी, ये तय मेरा करें ये कि कहना कहाँ है, गड़बड़ कल है। चुनाव आयोग जांच करता है राहुल गांधी की पत्रकार वार्ता पे। कल राहुल गांधी कह देंगे कि जो मैंने प्रश्न उठाए थे उसकी चुनाव आयोग ने जांच ही नहीं की है, चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से जांच कर ली है, चुनाव आयोग ने आधी अधूरी जांच की है। राहुल गांधी का लिख कर दे देंगे कि मेरे ये पॉइंट तब भी क्या फर्क है, ये पड़ेगा? वोटर तब भी क्या है, फर्क आप इसकी स्पेसिफिक जांच करो, फिर चुनाव आयोग को जो तब राहुल भी गांधी कह ने देंगे, आपको उसकी जांच करना तब भी कह देंगे नहीं जांच की। तब क्या नहीं, फर्क तब तो पड़ेगा? राहुल गांधी कहेंगे ना कि भाई जवाब स्पेसिफिक देना पड़ेगा ना। press conference की जिन वोटर का जिक्र है ना, उसका आपको जवाब भाई देना देखिए, पड़ेगा। इसमें 5 मुद्दे उठाए उन्होंने स्पेसिफिक, वो पांचों मुद्दों पे जांच करो ना। पहला मुद्दा उठाया उन्होंने अलग अलग 5-5, 4-4 जगह ठीक। मल्टीपल वोटिंग का। दूसरा उन्होंने उठाया कि एक मकान पे एक लाइन में लिख के देने में क्या दिक्कत है? नहीं, जो सामने पब्लिक डोमेन में है। अब एफिडेविट आप जो है, आप थाने जाओ एफआईआर कराने को, तो पहले एफिडेविट दो, दरोगा जी कहें पहले एफिडेविट दो, तब हम एफआईआर करेंगे। ये एफआईआर का मामला नहीं है ना। नहीं, ये भी एफआईआर ही है, एफआईआर ही है भाई। हाँ, तो आप दे दीजिए ना। और फिर उस चुनाव कानून आयोग के कह रहा है। तहत तो अब तो सारे कानूनविद कह रहे हैं कि उस कानून के तहत आपको अधिकार ही नहीं मांगने का। जब आपको मालूम है कि आप सही हो, चुनाव आयोग गलत है, आप पूरे तो confident सही हो, है। अब इससे तो आप चुनाव आयोग की अब space publicly- मत दो, हम लोग मत दो ना publicly बचने बोल का। रहे हैं आप TV कहा में। ठीक है, चुनाव आयोग बच रहा है, वो एफिडेविट ठीक है मांग रहा है, सर, मैं हम लोग आप पब्लिकली देखिए, बोल रहे हैं, आप अगर कोई देखिए, गलत बोल जाएंगे तो जिम्मेदारी तो किसका हमारी होगी फायदा, ना। किसका नुकसान, हाँ, किसका फायदा किसका ये नुकसान? आपने बात पूछी जी, थी। तो जी, मैं जी। ये जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी ने बहस तो शुरू कर दी ना भाई। पॉलिटिकली तो ये होता है कि आप किस मुद्दे को बढ़ा करते हैं। उसने क्या राहुल गांधी आप सही चर्चा में आ गलत, रहे हैं या नहीं आ रहे राहुल हैं? गांधी सही गलत कुछ हो, लेकिन राहुल गांधी ने बहस शुरू कर दी है एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, Public इसके लिए discourse मैं में इसको एक- आगे एक- बढ़ा रहा हूँ एक- कि उसको उनको गलत साबित करने के लिए, राहुल गांधी को कि वो गलत हैं, इसको साबित करने के लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करके कह दे कि भाई ये राहुल गांधी जी ने गलत कहा है। अगला विषय फिर अब ले लेते हैं कहानी कुर्सी की में। बात ऑपरेशन सिंदूर की भी होगी। 2 दिन के अंदर सेना के 2 सबसे बड़े जनरल्स ने सामने आकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितने भी नैरेटिव खड़े किए थे उसे ध्वस्त किया। कल एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि ऑपरेशन इसलिए कामयाब रहा कि सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और सेना के हाथ नहीं बांधे। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी बड़ा बयान दिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पहली बार इस ऑपरेशन को लेकर इतनी राजनीतिक स्पष्टता थी। हम लगातार कल भी ये चर्चा कर रहे थे और जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब से हमने यही कहा कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था, वो उसमें क्लैरिटी थी, ऑब्जेक्टिव बेहद क्लियर था। वही बात जनरल उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चलाए गए नैरेटिव की बात की। उन्होंने जंग की तुलना शतरंज से की। जनरल मुनीर को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बनाने का मजाक उड़ाया। जनरल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और क्या बातें कही, आइए आपको बताते हैं। You may be actually saturated by seeing the TV and the parliamentary debates. So I will not spend much time on that. I will say how the technology came into play. But certain things important. 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the 3 chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of a hand holding and kind of a free
no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. What we did, we played chess. Now, what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. This is something we called about the gray zone. Gray zone is that we are not going for the conventional operations, but we are doing something which is just short of the conventional operations. Conventional operations means go with everything, Clausewitzian approach. Take whatever you have. And if you are able to come back, it's okay, otherwise stay there. But that is the thing which we talk about the conventional approach. Here the gray zone is any activity which is taking place in all domains. That is something which we are talking about, and Ops Hindu taught us that this is the gray zone. So we were making the chess moves. He was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate, and somewhere we were kind of going in for the kill, at the risk of even losing our own, but that's the way life is all about. आपने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सुना, उन्होंने कहा कि एक बयान मैं कोट कर देती हूं, नैरेटिव मैनेजमेंट को लेकर मैनेजमेंट जो बहुत संवेदनशील है, दूसरी जगहों से ट्विटर और दूसरे हैंडल सामरिक संदेश देना बहुत जरूरी था। आप ये देख रहे हैं जो कुछ एक जंग मैदान पे लड़ी जा रही है, एक बहुत बड़ी जंग नैरेटिव के फ्रंट पर भी लड़ी जाती है, और ये जंग देशों के बीच में लड़ी जाती है। जिस नैरेटिव को कल एयर चीफ मार्शल ने खत्म किया, नैरेटिव यही था ना कि कितने फाइटर जेट गिराए गए, और उसमें परसेप्शन ये बनाया जा रहा था कि इंडिया के भी फाइटर जेट गिरे, तो वो एक नैरेटिव किल हुआ। और वही बात आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी कह रहे कि जस्टिस डन, इसलिए पहला मैसेज हमने किया, ओके, जस्टिस डन। ऑपरेशन सिंदूर, मुझे बताया गया कि दुनिया में ये आज तक सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मैसेज था। ये सरल संदेश से की गई सामरिक रणनीति थी जो आप लोग देख रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। अब देखिए नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसे समझने के लिए एक और नैरेटिव मैं आपके सामने रखती हूं। कांग्रेस के नेता हैं इमरान मसूद, सारी बातें हो चुकी है, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भी सबने चर्चा कर ली है और भारत की ताकत को भी सबने मान लिया है, लेकिन फिर भी वो नैरेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, वो कैसे बिल्ड किया जाता है, इमरान मसूद के इस बयान से आप समझिए, सुनिए। मार्शल साहब का बयान इतनी लेट क्यों आ रहा है, समझ से बाहर है। पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो हम प्राइम मिनिस्टर से सुनना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बताएं कि क्या क्या हुआ, और पार्लियामेंट में आपने कुछ बोला नहीं। आज एयर चीफ मार्शल साहब बोल रहे हैं, तो इसकी टाइमिंग मुझे नहीं समझ में आया कि आज ये क्या ज़रूरत आ रही। ऑपरेशन सिंदूर पे तो सारी चर्चा हो गई थी, ये समझ में आया कि आज एयर चीफ मार्शल साहब क्यों बोल रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। क्या ये चुनाव आयोग के ऊपर लगे हुए उन तमाम आरोपों को दबाने के लिए उस नैरेटिव को चेंज करना है? तो अगर ये है तो बहुत दुखद है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज कोई ज़रूरत नहीं है। आज सबसे पहला जो सवाल राहुल जी ने देश के सामने खड़ा किया है, उसके जवाब नहीं मिल पा रहे। क्या जरूरत थी ये बात कहने की? समीर जी, आपसे चर्चा शुरू करती हूँ। क्या जरूरत थी ये बात कहने की? मतलब अब उपेंद्र जी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी तब बोले जब कांग्रेस पार्टी चाहे कि वो बोले। नहीं, देखिए उपेंद्र द्विवेदी जी ने जो कहा, कल केपी सिंह साहब ने जिस कहा, मुझे लगता है कि देखिए बहुत गंभीरता से उन्होंने बातों को कहा है। अब ये प्रश्न उठाना कि अभी क्यों कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों नहीं कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में क्यों जवाब दिया, राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों जवाब नहीं दिया, वहां अमित शाह जी को क्यों भेजा, रक्षा मंत्री ने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया अपने भाषण में। मुझे लग रहा है बहुत मतलब एक अनर्थक आरोप है जिस तरीके से। महत्व की बात यह है कि सेना प्रमुख अगर कोई बात बता रहे हैं, सेना के जिम्मेदार व्यक्ति अगर बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत की सेना को एक फ्री हैंड मिला था और किस तरीके से सेना ने अपना टारगेट अचीव किया, जो पॉलिटिकल विल के कारण हुआ है, और जो उनका टारगेट दिया गया था कि भाई लक्ष्मण रेखा में रहते हुए आपको आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करना है, न आपको पाकिस्तान की मिलिट्री के बेस पे हमला करना है, न पाकिस्तान की वहां के नागरिकों को आपकी हत्या करना है, आपको जो आतंकवादी लॉन्चिंग पैड है आपको वहां पर अटैक करना है। सेना ने वो बहुत बखूबी किया।
तमाम लॉन्चिंग पैड उड़ा दिए और सेना अपना काम करके लौट कर आ गई। और भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को बता भी दिया कि आपके सरहद के अंदर जो पाकिस्तान आतंकवादी अड्डे थे, हमने उनको टारगेट किया है और उनको हमने खत्म किया है। हमें आपकी नागरिकों से कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपसे कोई युद्ध लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप अपराधियों को, आतंकवादियों को अपना शरण दोगे तो हम आगे भी इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। अब इसके बाद ये पूछना कि भाई उस समय प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं जिक्र करा, अभी इस बात का क्यों जिक्र आ रहा है, ये तो खुशी की बात है ना। जब भी सेना ने आपको ये बात बताई है, और सेना अगर बता रही है तो भाई देश की सेना बता रही है। 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है। भारतीय सेना 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है। मुझे लग रहा है कि इसको सबको इस पर ताली बजाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि आज सेना ने इस बात को। प्रमोद तिवारी ऐसा नहीं कह रहे ना, वो बयान में अभी चला नहीं रही हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा कि सीज फायर 35 बार ट्रंप ने कहा था कि मैंने कराया, इस पर तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार बोल दिया पार्लियामेंट के अंदर। ये जो टाइमिंग है वो कितनी बार भी बोलते, जरूरी थोड़ी ना विपक्ष उसमें मोदी जी हर बार थोड़ी जवाब देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार बोल दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने बहुत स्पष्ट बता दिया। और फिर आप कह रहे हो कि ट्रंप का नाम लेके बताओ, उन्होंने जो कहा वो सीधा सीधा संदेश है ट्रंप के लिए। विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट बता दिया था कि भाई ट्रंप के बीच में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे बेहतर और इससे स्पष्ट जवाब क्या होगा सरकार का? लेकिन जवाब उन्हें वो नहीं चाहिए ना, वो इसके बाद भी एक सवाल खड़ा करेंगे। राहुल जी, इसलिए बहुत संक्षेप में मैं आपसे पूछ रही हूं, जो फ्री हैंड को लेकर भी बात थी, उस पर भी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि रक्षा मंत्री जब मीटिंग में मौजूद थे तो हम सबने कहा था कि बहुत हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा, और क्या करना चाहिए इसकी पूरी छूट हमें दी। राजनीतिक दिशा और स्पष्टता हमने पहली बार देखी, ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा। ये बात तो सब मानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से सबक सिखाया जो ऑपरेशन सिंदूर का। ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तारीफ करने लायक बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसमें बिल्कुल स्पष्टता थी, क्लैरिटी थी कि उनको क्या करना है पाकिस्तान में, उनको किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और वो क्लैरिटी के साथ सेना को बताया गया कि आपको ये करना है। ये बिल्कुल क्लैरिटी है। दूसरी बात, जहां तक नैरेटिव्स की बात आती है तो भाई अब सेना जब भी बताए वो सही बात है, लेकिन जब आज सिंदूर में एक बात तो कह सकते हैं, सिंदूर में जब चर्चा हो रही थी तब भी बताया जा सकता था कि ये सब कुछ हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि अभी पता चला होगा। तो खैर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कब बताया जाए, लेकिन ये बात सही है कि ये जब संसद में चर्चा एफआईआर पर तो अब सारी चर्चा केवल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर आ गई है, इसलिए शायद कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अब हमें ऑपरेशन सिंदूर पर बात नहीं करनी, अब बात हमें एफआईआर पर करनी है। अब दुश्मन का बैंड भारत ने सिंदूर पर चर्चा हुई थी ना पूरी, तो उसमें बताया जा सकता था। हमारे भी विचार ले लीजिए। सर ब्रेक के लिए जाना है, फिर भी संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। देखिए, इमरान मसूद सांसद हैं, प्रमोद तिवारी सांसद हैं, और सांसद का यह अधिकार है वो इस बात को कहे कि जब संसद में चर्चा हो रही थी तब सरकार ने बात क्यों नहीं बताई। इसमें क्या गलत है? वो एमपी है ना, तो वो तो संसद का विशेषाधिकार है कि जब रक्षा मंत्री बोल रहे थे कि पेंसिल टूटने की बात नहीं करनी चाहिए तो बताना चाहिए था कि हमने 5 गिराए उनकी, इसमें क्या दिक्कत थी? तो अच्छी बात है, तो शौर्य की बात है। जब सेना को लगा उसने बताया, नहीं, सरकार को लगना चाहिए, सेना को नहीं लगना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए था, सेना को पहले बताना चाहिए था। बात होने जा रही है बिहार की। बिहार में एपिक वॉर तेज हो गई है, एक से ज्यादा एपिक नंबर पर बम्पर सियासत है। अभी तक तो तेजस्वी यादव पर ही आरोप था कि उनके पास 2-2 एपिक नंबर कहां से आए, लेकिन अब एक नया विवाद शुरू हो गया है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से, जहां पर उनके भी 2-2 एपिक नंबर सामने आ गए हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव के तेवर तल्ख हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय और पटना के 2 जगहों के वोटर हैं, दोनों एपिक कार्ड में उनकी उम्र भी अलग अलग है। तेजस्वी यादव ने पूछा, क्या चुनाव आयोग विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? इस पर विजय सिन्हा ने खुद ही पलटवार कर दिया। तेजस्वी यादव को उन्होंने फ्रॉड कह दिया। आइए आपको सुनाते हैं पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा और फिर विजय सिन्हा ने कैसे पलटवार की। तो देखिए, आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नई, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए।
दो अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकेपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो दो ही चीज हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा। तो तेजस्वी यादव से लेकर विजय सिन्हा तक वोट की ये जो एपिक जंग है विजय जी, ये वाकई में इतनी एपिक। पहले तो अभी तक केवल तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहे थे कि ये दो नंबर कहां से आ गए। ये कह दिया गया कि भाई आपने अपने 2 वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं, आपने धांधली की है। अब डेप्यूटी सीएम ये लेकिन बता रहे हैं कि मैंने खुद ने लखीसराय में ही, मेरे परिवार ने लखीसराय में ही वोट दिया और मैंने वो कॉपी भी दिखा दी पूरी दुनिया को कि मैंने भाई आवेदन दे रखा है कि आप इसे हटाएं क्योंकि मैं वही लखीसराय का वोटर हूं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब लोग, चाहे वो विजय सिन्हा जी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों या राहुल जी हों, वो सब लोग इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग काम कर रहा है एसआईआर करने का, वो बहुत ज़रूरी है। उसको कैसे करना है इस पर डिबेट हो रही है, होनी चाहिए, लेकिन एसआईआर होनी चाहिए, इस डिबेट को सब लोगों ने पुख्ता कर दिया। बिल्कुल ठीक है ना। और मुझे लगता है कि अब पूरे देश भर में इस सिस्टम को ठीक करने का सही वक्त आ गया, क्योंकि अब किसी के पास जवाब नहीं है। यदि विजय सिन्हा की भी आ गई, मतलब उन्होंने दे दिया नहीं दे दिया, और आ जाएगी नहीं आएगी, वो सब ये प्रूव कर रहा है। और 2-3 दिन पहले भी मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को भी राहुल जी की बात को, विजय सिन्हा जी की बात को, तेजस्वी जी की बात को अपने दोस्त की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन की बहुत गंभीरता से, कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि पूरा इलेक्टोरल सिस्टम ठीक रहे। सर, अगर गाली कोई देने भी वाला गलत दोस्त किसे चाहिए? अगर गाली देने वाले दोस्त ही आपको ठीक करते हैं,
जो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आप गाली जो देने है वाले, आप सरकार तो के ठीक कर रहे हैं पेरोल कि पर नहीं कर काम रहे? कर रहे हैं, ऐसी गाली पड़ रही है। आपको खैर, ठीक लेकिन करने के लिए। इस बात से मैं सहमत हूं कि जो विनोद जी, अभी विजय जी ने कही बात कि चाहे वो तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर हों या फिर विजय सिन्हा के 2 कार्ड्स हों, वो सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि कितना जरूरी था ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो जाना। कम से कम ये बातें तो निकलकर सामने आई कि त्रुटियां कहां पर हैं, परेशानियां कहां हैं। नहीं, इससे 2 चीजें साफ होती हैं। एक तो एसआईआर की जरूरत थी, है, ये भी साफ होता है। 25 साल बाद जो है, अगर 2003 में कोई एसआईआर हुई थी तो अब हो रही है, तो उसका औचित्य है। वो प्रक्रिया पर बात हो सकती है कि आधार को माने न माने और क्या है तरीका, वो अलग बात है वो, लेकिन एसआईआर का औचित्य साबित होता है। दूसरा ये भी साबित होता है कि जो समरी रिवीजन होता है ना, उसमें कितनी कमियां हैं। जो हर चुनाव से पहले जो स्क्रूटनी होती है और समरी रिवीजन होता है और बीएलओ घर घर जाके सत्यापित करते हैं, क्यों उसमें इतनी त्रुटियां हैं वो सामने आ रही हैं। यानी एक तरह से ये हो गया कि एसआईआर तो हो गया आपका जो है दिवाली में पुताई घर की, तो पूरे घर का सब सफाई होती है, और समरी रिवीजन हो गया रोज झाड़ू। तो यानी ढंग से रोज झाड़ू और घर में नहीं लगेगी, तो जब दिवाली पे आप पुताई करवाएंगे तो आपको बहुत कूड़ा करकट मिलेगा। बेहतर है कि झाड़ू ढंग से रोज लगे तो दिवाली पे कूड़ा करकट कम इकट्ठा होगा। तो अगर समरी रिवीजन ठीक हो तो ये दिक्कतें काफी कम हो जाएंगी। रिवीजन पर ही तो सारा विवाद खड़ा हो गया ना। नहीं, समरी रिवीजन तो होता ही है, हर साल होता है। समरी रिवीजन होना ही नहीं, सिर्फ एसआईआर को लेकर ही तो सारा विवाद हो गया कि मुसलमानों के नाम काट दिए। एसआईआर के टाइमिंग को लेकर विवाद हुआ, टाइमिंग को लेकर विवाद हुआ, प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ है। एसआईआर पर किसी ने विरोध नहीं भाई किया। 2003 में जब एसआईआर हुआ था तो कोई चुनाव नहीं थे ये उस कहा समय। गया ना कि मुसलमानों का नाम काटा गया। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया। फिर ये भी कहा गया कि एससी एसटी ओबीसी को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। फिर ये भी आरोप लगाया गया कि एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इतने कम समय में ये रिवीजन कराया गया जिससे कि इस अमुक दल को फायदा पहुंचा दिया जाए। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि एसआईआर, जैसे बाकी लोगों ने भी कहा, एसआईआर जरूरी है, ये होना चाहिए ताकि जो अनोमलीज है वो खत्म हो सके। लेकिन दूसरी बात भी सही है, इससे ये बात भी साबित होती है कि इलेक्शन कमीशन का काम सही नहीं है। हाँ, उसमें इतनी अनोमलीज हैं कि वो जो है वो हमारे को वोटर लिस्ट में दिखाई देता है। अब अगर ये बात है कि जैसे कानून क्या कहता है, आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड होंगे, आपके ऊपर 1 साल की सजा और आपको जुर्माना हो सकता है। तो अगर 2 निकल रहे हैं तो करिए फिर कार्रवाई। और अगर उन्होंने ये कहा है कि मैंने इसके लिए पहले से ही आवेदन दे तो रखा है, वो तो बात की बात है ना। आवेदन दे रखा तो इलेक्शन कमीशन फंसेगा उसमें। हाँ, क्या हमने काटा, आपने क्यों नहीं काटा? मैं वही तो बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का काम, इसका मतलब खराब है, गलत है, काम ठीक से करते नहीं है। अगर किसी ने आवेदन दिया और आपने नहीं काटा उसका, तो आपकी प्रॉब्लम है ना इलेक्शन कमीशन की। होली खाओ थोड़ा कि जिस पे उंगली नहीं उठेगी डेमोक्रेसी में। ये जो डिबेट हम करते हैं ना कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल ना खड़े करें, यही डिबेट गलत है, मैं समझता हूँ। क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पर तो ज्यादा सवाल खड़े होने चाहिए, क्योंकि वो जब तक जिम्मेदारी ज्यादा है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, जब तक ठीक रहेंगे तभी। भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है और इतना विविधता से भरा हुआ देश है। अगर 100 करोड़ मतदाता है, अब अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में 94-95 करोड़ मतदाता था देश के अंदर, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ये कभी कह नहीं सकता, और ये चुनाव आयोग से उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए कि 100% एक्यूरेसी के साथ चुनाव आयोग इसको परफॉर्म करेगा। अब चुनाव आयोग को जब लग रहा है कि भाई ये लगातार जिस तरीके से एसआईआर की जरूरत चुनाव आयोग को महसूस हुई होगी, फिर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भाई अभी क्यों, तो अभी नहीं तो क्या 5 साल बात करेंगे? हर साल देश में चुनाव होते नहीं है। अगर बिहार में अभी नहीं होता तो अगले 5 साल के पहले फिर इसका असर देखने को मिलता। तो चुनाव चाहता होगा कि भाई अभी दिन रात काम करके हम एसआईआर को कर लेते हैं, तो जो हम बाद में 5 साल की बात कर रहे हैं अभी हम करेंगे 2025 के चुनाव में साफ सुथरे चुनाव आयोग के साथ हम जाना चाहते हैं। और चुनाव आयोग ने इसका सारा जवाब, जब एडीआर गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चुनाव आयोग ने पूरा जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम प्रश्न चुनाव आयोग से पूछे, तमाम चीजों का जवाब चुनाव आयोग ने दिया है सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राथमिक रूप से इस बात को माना है कि एसआईआर की प्रक्रिया सही और सुचारू रूप से चल रही है, इसको रोकने की जरूरत नहीं है। एक मत है जिस पर आप चारों जो है एक मत है कि एक तो इंटेंसिव रिवीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिससे सुधारा जा सकता है। चाहे वो तेजस्वी यादव कह रहे हो, चाहे विजय सिन्हा कह रहे हो, थोड़े से मतदाताओं को भी जागरूक होना पड़ेगा। आप खबरों को देखें, आप मतदाता क्या जागरूक होगा? जैसे कल हमने आदित्य सिंह की बात की, आदित्य सिंह ने कहा कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से दे दी थी रिपोर्ट और आपका नाम 4 जगह है, तो इसमें मतदाता क्या करेगा? विजय सिन्हा कह रहे कि मैंने आवेदन कर रखा था, आपने नहीं किया, तो बताइए आप क्या करेंगे? ये तो समस्या सबके साथ आती है। आप अप्लाई कर दीजिए, उसमें जब आप फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए यहाँ से
आपका ट्रांसफर हुआ, आप दूसरी जगह जो फॉर्म भरते हैं वहाँ वोटर लिस्ट में, उसमें उसी में होता है कि आप पहले कहाँ लिस्टेड हैं, हाँ। उसका डिटेल दीजिए और अपने आप काट देना चाहिए। उसको काटने का वहाँ साइन होते हैं, काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल ये तो हम वो तो थोड़ी उसी कह में रहे हैं, होता है खुद जो कह आप रहा है अप्लाई इलेक्शन करते हैं, जो फॉर्मेट है उसी फॉर्म में होता है, पहले अपना नाम हम सब डिटेल लिखते चुनाव आयोग की हैं और समस्या- नीचे होता है आप पहले कहाँ चुनाव आयोग की रजिस्टर्ड। प्रॉब्लम भी समझ जाए, चुनाव आयोग के पास खुद का तो स्टाफ रहता नहीं है। चुनाव आयोग के पास तो भाई जो राज्य प्रशासन का जो स्टाफ होता है चुनाव के समय, आयोग के समय, इलेक्शन चुनाव के कमीशन समय के अंडर में काम एक कर रहा और एक होता है। और उसी समय चुनाव खबर, एक और काम खबर करते ये हैं। भी आप इस बिहार तरह से से कह दीजिए कि तो पुलिस भी मालूम होगा कि problem है कम है, 100 आदमियों पर 5 सिपाही हैं तो चोरी हो रही होने दो, फिर तो ये तर्क सब जगह लागू हो जाएगा ना। अगली खबर, सुशासन बाहुबलियों से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? क्या बिहार चुनाव में फिर से बाहुबलियों का बोलबाला रहने वाला है? क्या सियासत में बाहुबलियों का साथ लेना भी एक मजबूरी है? कल इन तमाम सवालों को फिर से उठाया इसलिए गया क्योंकि सीएम आवास एक अणिमार्ग में गहमा गहमी रही। सबसे पहले मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। मोकामा से वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही अनंत सिंह जेल से छूटे हैं। जैसे ही अनंत सिंह बाहर निकले वैसे ही एक और बाहुबली आनंद मोहन उनके आवास पर पहुंच गए। उनके साथ उनकी सांसद पत्नी लवली आनंद और विधायक बेटे चेतन आनंद भी मौजूद थे। इन मुलाकातों पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। ये बातों पर इन लोगों के नाकाम के लोग हैं। ये लोग केवल जो है AK-47 की भाषा समझते हैं और AK-47 घर में मिलता है वही सरकार घर में पकड़ती है और वही सरकार छुड़वाती है। तो ऐसे राजनीति में हम लोगों को कौन क्या है नहीं है बिहार की जनता अच्छे से जानती है। इन लोगों के बारे में अगर बात करना है तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम लोगों के लायक ये लोग नहीं है। मुंह से हम लोग क्या बोलते हैं? वोट मांगेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, बस। आप खुद चुनाव लड़ेंगे या खुद चुनाव लड़ेंगे? अच्छा, खुद लड़ेंगे? हाँ। जाहिर है विरोधी भी तैयारी कर रहे हैं। सूरजभान सिंह ने कहा है कि हम, वो कह रहे हैं किसी कीमत पर अनंत सिंह को जीतने नहीं। हाँ, सब दिन तो हमारा वोट वह खुले न दे के आप पेटी में भर देता था। आज विरोधी नहीं हो गया है, जलमा जब से विरोधी है तो सब दिन विरोधी हो रहा है, हमरे वोट देता था, अब नहीं देगा। तो आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है वहाँ पर? आखिर आपको इतना भरोसा क्यों? ताकत है जनता। जनता भगवान है, हम जनता को मानते हैं, जनता हमरा मानता है। तो यादव को भरोसा है कि हमारे साथ 12 सीट में दम फूल जाएगा। किसका? तेजस्वी क्या आप करा? वो तो मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद। प्रधानमंत्री तो बन जो मुख्यमंत्री हो। चुनाव है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बननी तय है। बस मिठाई बांट दीजिए, बन गई। हम आपको कह रहे हैं मिठाई खाइए, बन गई। कह रहे हैं युवा लोग हमारे साथ हैं, युवाओं के लिए काम किया है तेजस्वी यादव ने। 17 महीने में नौकरी और रोजगार दिए हैं। ठीक। पिताजी और माताजी के की सरकार में तो नौकरी नहीं बटी, लेकिन चाचा जी की सरकार में नौकरी बटी। तंज बड़ा खूब कसा आनंद मोहन ने, लेकिन सवाल यह है कि ये जो एक के बाद एक मीटिंग हुई है, इस मीटिंग की आवश्यकता क्या थी? नीतीश कुमार के लिए क्यों आनंद मोहन और अनंत सिंह जरूरी हैं? विनोद जी, क्यों जरूरी हैं ये दोनों? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश, वैसे तो देश के सभी राज्यों में बाहुबलियों की अपनी भूमिका लगातार बढ़ी है चुनाव में। और पहले एक जमाना था कि जब बाहुबली लोग जो है नेताओं के लिए काम करते थे, अब बाहुबली खुद नेता बन गए और जिन पे तमाम बड़े बड़े आरोप हैं, उनको दबंग और बाहुबली अगर आप ना कहिए, अगर आपराधिक रिकॉर्ड वाले कहिए तो नाराज हो जाते हैं। बाहुबली में उनको बड़ा गर्व महसूस होता है कहने में। हम लोग भी इसीलिए बाहुबली कह देते हैं, जैसे कश्मीर में आतंकवादी को मिलिटेंट कहते हैं वहाँ। तो और भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि इनका प्रभाव घटने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। वो चाहे आनंद मोहन हो, अनंत सिंह हो, या उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नाम ऐसे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त चुनाव आ रहे हैं बिहार में, तो इनकी सबकी भूमिका फिर बढ़ेगी। और भूमिका बढ़ेगी जिस दल के साथ होंगे, अपने अपने क्षेत्र में इनका प्रभाव होता है हर तरह का। अब जिस जनता की बात कर रहे हैं कि जनता, तो जनता इनके क्षेत्र में जब जनता से जाकर कोई इंडिपेंडेंट इंटरव्यू करे तो पता लगे जनता क्या कहती है, क्योंकि जनता सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती, क्या करेगी गरीब आदमी। तो ये बाहुबलियों का जो साम्राज्य है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी है काफ़ी हद तक, लेकिन इन 2 राज्यों में तो बिल्कुल प्रकट रूप से है। बाकी राज्यों में पैसे का खेल ज़्यादा होता है, यहाँ पैसे के खेल के साथ साथ जो बाहुबल है
उसका खेल बहुत होता है। पर आरजेडी को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, उनके इतिहास जो है वो किसी को बहुत कुछ। नहीं, आरजेडी के हाथ कौन सा, इसमें भी बड़े पाक साफ है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को किसका था, प्रभुनाथ सिंह किसके थे? मोहम्मद शहाबुद्दीन का सुनाऊं? मोहम्मद शहाबुद्दीन पे जब अरेस्ट वारंट था, अंडरग्राउंड थे, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जो अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब वो दिल्ली की सर्किल में केंद्रीय मंत्रियों के पास बैठे देखे जाते थे। बाहुबलियों की बल की सभी को होती है जरूरत। जेल मैनुअल में चेंज किसने करवाया था? नीतीश कुमार करवाया था ना, आनंद मोहन को छुड़वाने के लिए। हाँ। जेल मैनुअल में पूरे चेंजेस करवा के आनंद मोहन को बाहर निकाल कर लेकर आए। और उसी आनंद मोहन का बेटा जब राज्यसभा चुनाव होता है तो आरजेडी से विधायक है, वोटिंग करता है वो जनता दल यूनाइटेड कैंडिडेट के लिए, और विधानसभा में अब जनता दल के साथ चेतन आनंद बैठ रहे हैं, लवली आनंद अब जनता दल यूनाइटेड के साथ बैठ रही है। तो जो नीतीश कुमार सुशासन की बात करते थे और लालू प्रसाद पे अपराधियों को संरक्षण देने की बात करते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ आनंद मोहन और ये दोनों जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी देखना चाहिए कि ऐसे बाहुबली को अगर नीतीश कुमार ले रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर भी इस बात की उंगली उठेगी। और नीतीश कुमार को भी देखना चाहिए कि जिस लालू प्रसाद यादव पे आप जंगल राज और अपराधियों का संरक्षण देकर राजनीति करने का आरोप लगाते रहे, आज उन सारे अपराधियों को आप टिकट दे रहे हो। मोकामा से वो खुल के कह रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या जनता दल यूनाइटेड ने स्थिति जारी करी है? अनंत सिंह की जरूरत क्या लालू प्रसाद यादव को या आरजेडी को नहीं हुई थी? वो अलग बात है। हुई ना। वो जब जिसको साथ दे दे वहां उसकी सरकार है, जब जिससे साथ खींच ले उसकी सरकार गिर जाती है। कैसे इस बार सत्ता बदली है क्या हमने नहीं देखा? बात अब होने जा रही है 15 अगस्त की तारीख के लिए। भारत के लिए तो यह ऐतिहासिक है ही। एक बार फिर हम जश्न आजादी के लिए तैयार हैं, मगर इस दिन एक और ऐतिहासिक तस्वीर सामने आएगी जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात। जी हां, आपने ठीक सुना, दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता और एक दूसरे के धुर विरोधी अलास्का में मिलने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप और पुतिन की मुलाकात बेहद अहम है। इस पर ज़ेलेंस्की ने ऐतराज जताया है और कहा है कि इस मीटिंग में मुझे भी शामिल किया जाना चाहिए। अब सोचिए, ट्रंप इजरायल और ईरान को लड़वाते हैं, फिर सीज फायर करवा देते हैं। ट्रंप यूक्रेन को हथियार देते हैं और फिर पुतिन से मिलकर युद्ध रोकने की कोशिशें भी करने लगते हैं। ट्रंप भारत और पाकिस्तान में सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए सीना ठोक ठोक कर कैमरे के फ्रेम में आना चाहते हैं। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? इन सब के बीच राजनाथ सिंह ने ट्रंप की दादागिरी पर कुछ इस अंदाज में हमला बोला। डैशिंग यानी दबंग, डायनेमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों के लिए कम गौरव का एक विषय नहीं है। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। ये बात तो तय है, भारत को विश्व की बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम अपनी आर्थिक नीति, अपनी विदेश नीति के अनुसार चलते हैं। हम भारत को और भारत के हित को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन जो बात इस वक्त चर्चा में है राहुल जी, वो यही कि ट्रंप जो है बार बार एक क्रेडिट लेने की कोशिश किस बात की करते हैं कि मैं वो नेता हूं, मैं वो देश से का प्रतिनिधित्व करता हूं जो दुनिया में शांति लाना चाहता है। ट्रंप और अमेरिका ये विश्व में शांति लाना चाहते हैं, लेकिन फिर वो रशिया से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो हम ये ध्यान रखें कि अजरबैजान और आर्मीनिया के साथ जो मीटिंग हुई उसमें उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद दोनों ने कहा कि ट्रंप जो हैं उनको जो है नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया जाना चाहिए। अब यही उम्मीद जो है ट्रंप जो है वो कर रहे थे भारत से, और भारत ने मना कर दिया या नहीं भाव दिया। अब रूठ गए हैं ट्रंप। अब भारत के लिए मुश्किल वो है कि ट्रंप रूठे हुए हैं। अब ट्रंप दूसरी जगह कोशिश कर रहे हैं। जो उन्होंने पहले वादा किया था कि मैं 10 दिन के अंदर रुकवा दूंगा वो, और वो रुक नहीं पाई है, तो अब पुतिन साहब से बात कर रहे हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे। इधर ज़ेलेंस्की जो है वो
रूठ रहे हैं अब कि भाई आप दोनों बात मुझे क्यों करेंगे, नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं मुझे बुलाया, होना तो अब चाहिए ये था। बात हो रही है कि फ्रांस उनको भी बुलाया कह जाए। रहा है। और भारत भी ऐसा नहीं है कि भारत ने इस कोशिश का समर्थन किया है। इस कोशिश को अगर आप MEA के बयान को देखें तो उन्होंने ये कहा है कि बहुत अच्छा है कि जो US है और रशिया है वो दोनों आपस में मिल रहे हैं यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने के लिए, उसकी उन्होंने सराहना की है। लेकिन ये भी बात हो रही है कि भारत का भी एक रोल जो है इस वॉर को रोकने में बन सकता है। दोनों ही, जैसे रूस के साथ भारत के बहुत ही बेहतरीन रिश्ते हैं, इस बीच में भारत और जो यूक्रेन है उन्होंने भी कई बार बातचीत आपस में की है उनके नेताओं ने, तो ये भी कहा जा रहा है कि भारत एक अहम रोल प्ले कर सकता है। लेकिन सबकी आंखें ज़रूर इस मीटिंग पे, अलास्का में जो मीटिंग हो रही है 15 तारीख को, उसमें सब लोगों की, पूरे विश्व की जो नज़रें हैं वो इस मीटिंग पे हैं कि क्या इससे जो इतने सालों से युद्ध चला आ रहा है रशिया और यूक्रेन में, क्या वो रुक पाएगा, क्योंकि बहुत सारा उसमें जानों और जान माल का नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोग उसमें उनकी जान गई है। तो ये एक विश्व के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर ये युद्ध जो है रुक जाता है। ये जो बात अभी राजनाथ सिंह ने भी कही है विनोद जी, वो ये कह रहे हैं कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझने लगते हैं। हम जानते हैं ये इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ही है, और वो ये जो बार बार कोशिश कर रहे हैं, अभी जिस बात का जिक्र राहुल जी ने भी किया, जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी उन्होंने एक तस्वीर क्रिएट की और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि मैं पीस फ्लैग बेयरर हूं। ये इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? वो एक तरफ रशिया से खुद मुलाकात कर रहे हैं, पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं, और पुतिन से भारत की दोस्ती पर, रशिया से भारत की दोस्ती पर, भारत पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं। वो तो एक बहाना है उनका, वो उनकी समस्या भारत के साथ कुछ और है, लेकिन रूस का नाम लेके बहानेबाजी है कि भाई आप रूस से तेल खरीद रहे हैं इसलिए जो है हम सैंक्शन आप पे लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर ट्रंप और पुतिन मिलके किसी नतीजे पे पहुंचते हैं यूक्रेन वॉर को लेके, तो क्या जेलेंस्की मानेंगे उसको? क्योंकि जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है, पुतिन का ये कहना है कि जो ईस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूक्रेन है, जो रूस के साथ उसका बॉर्डर है और जहाँ रूसी लोगों की आबादी बहुतायत में है, रूसी मूल के लोगों की आबादी, वो रूस के साथ मिलाना चाहते हैं। उसको हम बिना लिए, और कब्जा भी काफ़ी कुछ शहरों में कर लिया है रूस ने, वो जेलेंस्की इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। कोई भी राष्ट्रपति क्यों तैयार होगा अपने देश के बंटवारे के लिए? अब ट्रंप साहब क्या फार्मूला लेके गए हैं? अगर इस दोनों फार्मूले पर मान लीजिए ट्रंप भी कोई डील कर लें रूस के साथ और तैयार हो जाएं, दोनों दुनिया की बड़ी शक्तियां हैं, चीन तीसरी शक्ति है, तो चीन का तो झुकाव वैसे ही पुतिन के साथ और रूस के साथ है जी। तो ऐसे में जेलेंस्की कहाँ तक फाइट कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नाटो जो है वो पूरी तरह से अमेरिका से नियंत्रित है। लेकिन सर इंपॉर्टेंट ये है ना कि क्या रशिया भी तैयार होना चाहता है इस शांति के लिए? यूक्रेन मिल जाएगा, उसको क्या दिक्कत है? रशिया का तो, उसका तो फेस सेविंग भी हो जाएगी अपने देश में पुतिन की, कि हमने भाई ये इलाका ले लिया है और उसके बदले हम रोक रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की की स्थिति क्या होगी उस समय? लेकिन जेलेंस्की को बुलाया तो है ही नहीं। यही मैं कह रहा हूं, अगर इस फार्मूले पे तैयार हो जाते हैं तो जेलेंस्की विरोध करेंगे, और मान लीजिए इस पे तैयार होकर के और अमेरिका की सैंक्शन मिल जाती है और नाटो अपनी मदद यूक्रेन से विड्रॉ कर लेता है, तो यूक्रेन की स्थिति बहुत अजीब स्थिति हो जाएगी। नहीं, पर अगर दोनों एग्री हो जाते हैं तो जेलेंस्की के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचेंगे नहीं, क्योंकि सारे हथियार जो है वो या तो यूरोप या फिर अमेरिका जो अमेरिका दे रहा है, यूरोप का भी और उसमें फिर जेलेंस्की के लिए इंटरनल यूक्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगी कि इतनी बड़ी लड़ाई आपने की नाटो के चक्कर में, देश को बर्बाद कर दिया और देश भी चला गया आधा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा देश का। तो जेलेंस्की की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी स्थिति बहुत फिर खराब हो नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। अब नोबेल प्राइज मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैं कैसे कह सकता हूं? लेकिन ट्रंप के उसमें एक फेदर और लग जाएगा कि भाई उन्होंने अजरबैजान का रुकवाया। फ्रांस ये नहीं चाह रहा है ना, फ्रांस क्या चाह रहा है? इमैनुअल मैक्रोन यही तो कह रहे हैं कि इसमें अगर कोई शांति स्थापित होती है तो इसमें यूरोप की भी भूमिका होनी चाहिए। नाटो देशों में यूरोप भी तो शामिल है। नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आर्मेनिया और अजरबैजान है जो उन्होंने समझौता करवाया वो इतना आसान नहीं है, उसमें ईरान कूद पड़ा है कि वो जो कॉरिडोर की बात है, जो ट्रंप कॉरिडोर बनेगा, जो वो ईरान बनने नहीं देगा, जी जी। आर्मेनिया और अजरबैजान का भले ट्रंप ने समझौता करवा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि
अगर ये रूस और अमेरिका के बीच में कोई समझौता होता है और जेलेंस्की इसको स्वीकार करते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सफलता ट्रंप की होगी, क्योंकि अब रूस की भी स्थिति नहीं है। रूस भी अपने हाथ जला चुका है। 3 साल से जो रूस कह रहा था कि यूक्रेन को हम 48 घंटे में फतेह कर लेंगे या 7 दिन के अंदर यूक्रेन हथियार डाल देगा, आज 3 साल के बाद रशिया इस स्थिति में नहीं है कि यूक्रेन पे पूरा कब्जा कर सके। अब रूस के अंदर भी पुतिन का बहुत विरोध हो रहा है लगातार युद्ध के बाद। रूस की आर्थिक हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इकोनॉमी भी बहुत खराब हो चुकी है, तमाम तरह के सैंक्शन रशिया के ऊपर लगे हुए। तो पुतिन भी इस बात को जानते हैं कि अगर इस स्थिति में युद्ध चलता रहा तो उनके लिए अपने देश का प्रमुख बने रहना बहुत मुश्किल होगा। यह स्थिति यूक्रेन के साथ भी है। लेकिन जेलेंस्की की लोकप्रियता फिर भी अपने देश के अंदर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जब व्हाइट हाउस में उन्होंने ट्रंप के साथ बहस की थी तो उसके बाद उनको देश के अंदर जो समर्थन मिला था, तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप की पूरी कोशिश होगी कि रशिया से एक डील कर ली जाए। और मुझे लगता है कि इसकी पृष्ठभूमि में बातचीत हो गई होगी, उसके बाद ही अलास्का में मिलने का तय हुए। अगर सहमति नहीं होती तो शायद ये बैठते ही, इनके बीच बातचीत तय हो चुकी है, अलास्का में बैठेंगे, उसके बाद एक किसी इस पर ये घोषणा करेंगे और जेलेंस्की से बात करेंगे। मुझे लगता है जब अमेरिका और रूस तैयार हो जाएगा तो जेलेंस्की के पास बहुत ज्यादा स्पेस बचेगा नहीं। करने के अलावा यह बात भी सही है कि रूस ने बहुत एक स्पष्ट मांग रखी है कि आप यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाएंगे, और मुझे लग रहा है उसमें सहमति लगभग बन गई होगी कि यूक्रेन का नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। अब कोई एरिया जो ऑलरेडी रूस ले चुका है, यूक्रेन को वापस मिलना नहीं है, ये यूक्रेन भी इस बात को जानता है। तो मुझे लग रहा है कि डील लगभग फाइनल हो चुकी है। इनके अधिकारियों ने मिलकर एक बड़ा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 15 अगस्त को जब ये बैठेंगे तो उस पर एक फाइनल मोहर लगेगी और ट्रंप उसकी घोषणा करेंगे। लेकिन एक चीज है, अगर नाटो की मेंबरशिप भी नहीं मिलेगी यूक्रेन को और यूक्रेन के वो इलाके भी रूस के पास रहेंगे तो जेलेंस्की क्या कहेंगे अपने देश में? आपने 3 साल तक देश लड़ाई लड़ी, आप लड़ो, उससे ना क्या कर सकते हो? नहीं, जेलेंस्की लेकिन लड़ेंगे तो नाटो के ही दम पर ना, बनना मुश्किल हो जाएगा। लड़ेंगे तो अमेरिका के ही दम पर। भाई दोनों चीजें आपकी चली गई ना नाटो मिला और देश का हिस्सा भी चला गया। तो ऐसे में जेलेंस्की के लिए तो अपने देश में राष्ट्रपति बने रहना बहुत मुश्किल होगा। वैसे भी मतलब इस लड़ाई के बाद उनकी भी पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरा है। लंबे समय तक लड़ाई कोई देश स्वीकार नहीं करता भाई। विजय जी, आपका क्या टेक है इसमें? ये जो ट्रंप कोशिश कर रहे हैं दुनिया का बॉस बनने की, बिल्कुल ठीक बात है, उसी के लिए एक्सरसाइज हो रही है। मैं कह रहा हूँ बल्कि दोनों जो नेता हैं, समीर जी की इस बात से सहमत हूं, वो तो एक काम होता ही है जब समिट मीटिंग होती है, उसका मतलब होता है उसका होमवर्क पहले किया जाता है। कोई वहां पर आधा घंटे में बैठकर तो किसी देश के बारे में नहीं हो रहा। लेकिन दोनों लोग फेस सेविंग कर रहे हैं। आपने नोबेल प्राइज के लिए कहा, नोबेल पीस उनको मिलना चाहिए, वो तो उनकी इच्छा है ही। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए लेकिन वो उनकी इच्छा, मतलब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन जो पुतिन साहब हैं उनको फेस सेविंग के लिए जरूरत है, क्योंकि वो इतने बड़े देश होकर भी 3 साल से इस युद्ध में कोई ऐसी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाए हों जो उनको लग रहा था कि 2 दिन में कर लेंगे। तो यूक्रेन मजबूत तरीके से खड़ा हुआ है और नाटो के जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन जो है वो यूक्रेन के साथ है। देखिए, नोबेल पे अगर टैरिफ लगा सकते हैं तो ट्रंप अब तक टैरिफ लगा देते हैं कि भाई मुझे नोबेल प्राइज दोगे तो मैं टैरिफ हटाऊंगा, वरना आप पे 50% टैरिफ में इंपोज कर रहा हूँ। वो कर नहीं सकते, इसलिए ट्रंप रुके हुए हैं अभी। लेकिन कुछ बातचीत हुई होगी, क्योंकि अभी तो आप सोचिए ना क्या कंट्राडिक्शंस आप देखिए। वो आप पर टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप यूरोप से तेल खरीदते हैं और वो उनके साथ बैठ रहे हैं अलास्का में, ठीक है। और यूक्रेन के लिए, अब यूक्रेन के साथ जो बिहेवियर यूक्रेन ने ट्रंप साहब के साथ किया है, ये वही बात होगी, कौन सा गाना है सलमान खान का, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। और आपको वो कह रहे हैं कि तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तुम मुझे चाहो बस, तुम मुझे चाहो। लेकिन फिर भी कुछ बात आगे बढ़ेगी, दोनों लोग मिल रहे हैं तो कुछ होमवर्क हुआ होगा। और जेलेंस्की साहब ने जो कहा है उसमें जेलेंस्की को भी कॉन्फिडेंस में लिया होगा कि भाई ये बात हो सकती है, कितना कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस में लिया होता तो जेलेंस्की ये बात फिर अभी क्यों कह रहे हैं कि इस मुलाकात में मेरा भी होना चाहिए। लेकिन कोई तो बात ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना जेलेंस्की से बात किए वो दोनों लोग, ये ऐसा थोड़ी है प्रॉपर्टी आपकी और आप दोनों दूसरे लोग बैठे थोड़ी हो सकता है जेलेंस्की से कि भाई ये हिस्सा छोड़ो, आपको वापस यूक्रेन को बनाने के लिए हम अरबों रुपए की मदद करेंगे, आर्थिक मदद देंगे, कुछ मदद तो लगेगी। अब वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ना कुछ देगा, इसको बहुत ज्यादा होपफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेलेंस्की जिस तरह के हीरो हैं और जिस तरह से फाइट किया, मैं तो समझता हूँ कि जेलेंस्की ने जिस तरह से रशिया के साथ जवाब दिया, युद्ध किया है, उन्होंने उनको बहुत ताकतवर बनाया। लेकिन यूक्रेन की हालत तो बहुत खराब हुई है। 3 साल तक जब रशिया उस झेल नहीं सकता तो यूक्रेन कैसे झेलेगा? वो सब है, कुछ रास्ता निकलेगा। अलास्का वो जगह है जो एक जमाने में मतलब 1799 तक 1850 तक करीब रूस के पास था, रूस का इलाका होता था। और फिर एक जमाने तक उसे रूसी अमेरिका कहा जाता था। फिर रूस ने अमेरिका को उसको बेच दिया
समझे, तो वो वाली जगह है। और जो कुछ अच्छा, एक प्रश्न और है, वो जो भारत पर टैरिफ इम्पोज किया गया है उससे लेकर है। अगर मान लीजिए ये जंग शांत होती है, रूस और यूक्रेन के बीच में एक समझौता हो जाता है, उसमें ट्रंप की एक बड़ी भूमिका भी स्पष्ट हो जाती है, जो कि अभी दिखाई दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर अमेरिका और पुतिन के रिश्ते सामान्य होते हैं तो क्या भारत पे लगा हुआ टैरिफ भी हट सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इसी की उम्मीद है। आप अगर भारतीय जो सारे नेताओं के और भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान अगर आप देखेंगे, इसीलिए बहुत तल्ख बयान जो है भारत की तरफ से अमेरिका या ट्रंप के लिए नहीं किए जा रहे हैं। भारत को उम्मीद है कि जो बातचीत अभी रुकी हुई है आपस में ट्रेड की, वो बातचीत जो है आगे बढ़ेगी, और अगर ये फैसला होता है ट्रंप और पुतिन के बीच में, तो नेचुरली इसका इफेक्ट जो है भारत पे आएगा। और ये जो टैरिफ की बात है, इसमें कहीं ना कहीं समझौता होगा या फिर कोई बदलाव आएगा। और ये भी जरूरी है, क्योंकि पुतिन के लिए जरूरी है कि जो तेल वो बेचते हैं पूरी दुनिया को, वो बहुत जरूरी है उसकी इकोनॉमी के लिए। और पुतिन भी ये कहेंगे कि हमारे जो तेल के बेचने पर जो आप ये टैरिफ वेरिफ लगा रहे हैं, ये सब खत्म करें। इसीलिए शायद ट्रम्प ने जो अमेरिका और रशिया कभी भी इतने करीब नहीं आ सकते, दोनों दो दुश्मन देश हैं। एक बैठक से ऐसा नहीं हुआ कि ये समझौता करा दिया तो अमेरिका और रूस दोस्ती बन गए। दोनों के बीच सदियों पुरानी शत्रुता आपस में बनी हुई और बनी रहेगी। वो ऐसे एक बैठक के साथ मिटने वाली नहीं है। ये जरूर है कि रशिया भी कोई रास्ता निकल रहा है इस युद्ध से बाहर निकलने का। पुतिन भी सोच रहे हैं कि कोई मतलब मुझे फेस सेविंग मौका मिले और मैं इससे बाहर निकलूं, तो मुझे लग रहा है वो फेस सेविंग अब अमेरिका उनको उपलब्ध करा अलास्का के अंदर। तो अगर कुछ भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो उसमें भारत का भी बेनिफिट है। सर आप कुछ कह रहे थे? भारत की भूमिका भी होगी जी, क्योंकि देखिए जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सब चीजें होंगी तो भारत भी अब उसकी एक भूमिका है, अहम भूमिका। तो अब रूस भी चाहेगा, अमेरिका भी चाहेगा कि भारत जो है उस समझौते को जो होता है उसका समर्थन करे। और अगर भारत समर्थन करता है तो ये सही है, हो सकता है फिर वो कारण तो खत्म हो जाएगा, जिस कारण को लगा करके आपने टैरिफ लगाया है वो कारण पेनाल्टी लगाई है, वो कारण तो खत्म हो जाएगा। अब फिर ये होगा कि जो ट्रेड नेगोशिएशन होंगे उसकी क्या तस्वीर उभर करके आती है सामने, वो फिर महत्वपूर्ण होगा देखना हम लोगों के लिए, क्योंकि अमेरिकन डेलीगेशन आना है ना अभी भारत। नहीं मना कर दिया, वो वाला डेलीगेशन अब नहीं आ रहा है। अभी कोई बातचीत नहीं होगी जब तक हम तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तेल हम खरीद रहे हैं, ये भी हमने तय कर दिया है। तो अब उम्मीदें भारत की भी यही है। खरीदें, वो चाय पी सकते पुतिन साहब के साथ। आप चाय पिए, जल्दी से मामला सुलझाएं, उसके बाद तुलसीदास जी कह गए हैं कि समर्थ का नहीं दोष गुसाई, कि जो सामर्थ्यवान है उसका दोष नहीं होता है। तो ट्रंप साहब और पुतिन साहब इस समय कुछ भी बैठ के चाय पिए, वोदका पिए, बियर पिए, कुछ भी पिए, चाय क्यों पिएंगे? जी, एक और जो ये शांति को लेकर बात है, ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म कराने का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, इसलिए वो बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को शामिल किए बगैर पुतिन के साथ ये बातचीत करने जा रहे हैं। उससे पहले ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान की जारी जंग को रोकने के लिए सीज फायर करा दिया। ये तस्वीर हमने कल भी आपको दिखाई थी। अजरबैजान के राष्ट्रपति और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में समझौते पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ताबड़तोड़ शांति समझौते कराकर दुनिया में अपनी ताकत तो साबित करना ही चाहते हैं, साथ ही नोबेल पीस प्राइज के लिए अपनी दावेदारी को भी मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन उस दावेदारी के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा खड़ा हो गया वो भारत का है, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, देखिए तो ये बात भारत का ही नहीं है, बहुत सारे और देश जो है इसका समर्थन। चीन कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है, रशिया इस बारे में बात नहीं कर रहा है, ब्राजील इस बारे में कोई बात नहीं। देखिए खैर, ब्राजीलियन राष्ट्राध्यक्ष का जो बयान था उससे ज्यादा डेंजरस बयान सोच रहे। मैंने जैसे आपको ये बोला कि देखिए इसको समझने की जरूरत है कि जो आर्मीनिया और अजरबैजान में उन्होंने समझौता भी कराया वो आधा अधूरा समझौता है। वहां पे एक कॉरिडोर जो है जिसका नाम नचखीवान एक प्रोविंस है, जो कि अजरबैजान जो है उसका प्रोविंस है, और वो जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं आर्मीनिया से गुजरता है। अब वो कॉरिडोर बनना है, वो कॉरिडोर जो है ईरान के बॉर्डर के साथ साथ है। ईरान कह रहा है मैं ये कॉरिडोर बनने नहीं दूंगा। तो ये ठीक तो है कि समझौता हो गया, दोनों मान गए, लेकिन ये क्या लागू हो पाएगा? ट्रंप कह रहे हैं वो ट्रंप कॉरिडोर बनाएंगे, वहां डेवलपमेंट करेंगे, तो ट्रम्प टावर्स बनेंगी। तो एक समझौता उसमें बहुत कुछ है। समझौता थाईलैंड और कंबोडिया का भी तो कराया है। हाँ, वो तो पर हिंदू मंदिर को लेकर लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रंप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और विजिबली कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है कहीं ना कहीं जो शांति दूत जो है सबसे ज्यादा जरूरत है शांति की गजा में, वहां पे कोई बात ही नहीं, शांति दूत बन जाए। लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री जो है
वो ये दिखाती है कि अमेरिका जहां जहां गया है वहां तबाही हुई है। आप इसको देख लें, वो अगर अफ्रीका गया वहां तबाही हुई, वो जो है पाकिस्तान भी तो फिर आ रहा है अब। इराक गया वहां तबाही हुई, लैटिन अमेरिका में तबाही हुई। तो पाकिस्तान में भी तो अब तेल ढूंढने का काम करने जा बहुत रहा है। कंबोडिया, बाकी सब जगह बहुत। अमेरिका तो देखिए स्टिक एंड कैरेट वाला काम करता है, गाजर भी खिलाएगा और आपकी पिटाई भी करेगा, आपके पड़ोस में भी करेगा और आपको रिडेवलपमेंट के लिए पैसा भी देगा। ईरान पे आप पे बम भी गिराओगे और ईरान से कहोगे कि भैया पैसा भी हम आपको रिडेवलपमेंट के दे रही है। आप गाजा में इजराइल का समर्थन भी करेंगे, उसके बाद कहेगी हम गाजा को बसाने के लिए हम पैसा भी देंगे। एक खबर इस वक्त बेंगलुरु से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव सुनिए बेंगलुरु IT सेक्टर में उनका ये भाषण। आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए भी आज आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बेंगलुरु की पहचान दुनिया के बड़े सिटीज के साथ होती है। हमें ग्लोबली कॉम्पीट भी करना है, इतना ही नहीं लीड भी करना है। हम तभी आगे निकलेंगे जब हमारे शहर स्मार्ट होंगे, फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे। इसलिए आज मॉडर्न इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट पूरे कराने पर हमारा इतना जोर है। आज आरवी रोड से बोम्मा संद्रा तक येलो लाइन शुरू हुई है। ये बेंगलुरु के कई अहम एरियाज को आपस में कनेक्ट करेगी। बसवनगुड़ी से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ये सफर में भी अब सब कम समय लगेगा। इससे लाखों लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, ईज ऑफ वर्किंग बढ़ेगी। साथियों, आज येलो लाइन के लोकार्पण के साथ ही हमने फेज 3 यानी ऑरेंज लाइन का भी शिलान्यास किया है। जब ये लाइन शुरू होगी तो येलो लाइन के साथ मिलकर डेली 25 लाख पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करेगी। 25 लाख पैसेंजर। ये बेंगलुरु के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नई ताकत देगी, एक नई ऊंचाई देगी। साथियों, बेंगलुरु मेट्रो ने देश को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक नया मॉडल भी दिया है। बेंगलुरु मेट्रो कई अहम स्टेशनों के लिए इंफोसिस फाउंडेशन, बायोकॉन और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनियों ने पार्ट फंडिंग की है। सीएसआर के इस्तेमाल का ये मॉडल एक बड़ी प्रेरणा है। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए कॉरपोरेट सेक्टर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से मंच से पाकिस्तान को जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि सीमा पार के आतंकवादियों को कुछ ही घंटों में कैसे भारत की सेना ने खत्म किया, पाकिस्तान में कैसे कई किलोमीटर तक अंदर दाखिल होकर भारत ने अपना दम दिखाया और पूरी दुनिया ने भारत का दम देखा। एक बार आप सुने प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उस पर फिर चर्चा। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। फैमिली मेंबर अलग से। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और यही ताकत है, यही भारत की आत्मनिर्भरता है जो हो सकता है कि दुनिया के कुछ मुल्कों की आंखों में अखर रही है कि भारत कैसे अपनी शक्ति को इतना बढ़ा सकता है कि दुश्मन को वो बेसहारा कर सकता है। और वाकई में ये हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर की तो जितनी दफा तारीफ की जाए उतनी कम है, जितनी बार ये कहा जाए कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया गया उतना कम है। मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाता है पूरी दुनिया में, ये ऑपरेशन सिंदूर ने करके दिखाया समीर जी। और यही बात जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कही। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी ये कहा कि हमें फ्री हैंड दिया गया था कि कुछ तो करना होगा, बड़ा करना होगा। निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर की जो आवाज़ है वो दूर दूर तक सुनाई जाने वाली है। जब भी भारत पाकिस्तान को लेकर कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा और बताया जाएगा किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज जिस बात का जिक्र किया, सेना प्रमुखों ने भी जिस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। और ये बताया कि किस तरीके से हमारी स्वदेशी जो तैयारी है, ये पहली बार रहा कि हम किसी विदेशी हथियारों के दम पर नहीं लड़े। हमारी खुद की सुरक्षा व्यवस्था थी, हमारे खुद के हथियारों ने सब आयरन डोम करते थे। हमने बताया कि आकाश तीर कैसे काम करता है। और आज जब उसका प्रदर्शन देखा उन्होंने, और कहा जाता था कि भाई चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, हथियार दिया है, उसको टेक्नोलॉजी दी है, और जिस तरीके से चाइना एक्सपोज हुआ इस मामले में, आज भारत के पास कितने ऑर्डर आ रहे हैं, उसके बाद उसका यह असर हुआ है कि मेक इन इंडिया की ताकत आज दुनिया ने देखी है कि भारत जो एक समय सुई भी नहीं बनाता था, आज रक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ी ताकत बन चुका है कि दुनिया के तमाम देश आज भारत से तमाम रक्षा के उपकरण खरीदने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से सेना का जिक्र किया कि भाई सेना ने किस तरीके से किया, तीनों सेनाओं का तालमेल रहा, सेना के तमाम प्रमुख और बड़े अधिकारी तमाम मंचों पर सेना ने जो भूमिका निभाई है उसको लेकर जिक्र कर रहे हो। देखिए, युद्ध पहले भी लड़े, चाहे वो इंदिरा गांधी के समय 71 का वॉर हो या लाल बहादुर शास्त्री के समय 65 का वॉर रहा हो। मुझे लगता है कि उस समय और अब बहुत फर्क पड़ गया। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय परसेप्शन का इतना मामला नहीं बनता था। अब जबकि युद्ध वहां पर तो अलग लड़ा जाता है, एक सोशल मीडिया पे एक अलग युद्ध लड़ा जाता है, परसेप्शन का अलग होता है। वहां अगर भारत ने भी एक अपनी बात को रखा है, और जिस तरीके से सेना प्रमुख ने भी इस बात का जिक्र किया कि भाई एक माहौल सेना के खिलाफ और देश के खिलाफ सोशल मीडिया पे बनाने की मुहिम चल रही थी, उसका भी हमें जवाब देना था। उस फ्रंट पर भी भारतीय सेना लड़ी है। तो मुझे लगा कि भारतीय सेना ने हर फ्रंट पे एक शानदार प्रदर्शन किया और दुनिया को बता दिया है कि भाई हम शांति की बात जरूर करते हैं, हम मानते हैं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, लेकिन कोई अगर हमारे
क्षेत्र में आकर हमला करने की कोशिश करेगा, देश की शांति के साथ और सरहद के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेगा, तो उसको क्या सबक मिलेगा, ये आज भारत ने बता हमारे दिया। संस्कार में भी है ना सर कि हम शांति की बात करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, विद्या की बात करते हैं, लेकिन शंख चक्र गदाधारी भी वो भी भारत ही है। एक और बात जो आपने अभी कही कि भारत कैसे इंडिजिनस होता जा रहा है, ये खबर देखिए, इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन रीचेस ऑल टाइम हाई ओवर 1 लाख करोड़ इन 2024-25 फिस्कल ईयर। तो आप ये देखिए कि हमारा डिफेंस आउटपुट भी इतना तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ये भारत की शक्ति है, ये भारत की आत्मनिर्भरता भी है। विजय जी, बिल्कुल, खासतौर से डिफेंस के फील्ड में भारत ने बहुत काम किया है और लगातार उस पर काम हो रहा है। इंडिजिनस को लेकर, हथियारों को लेकर भी ऑपरेशन सिंदूर में भी काम में आया और उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट पर जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर से उसको क्रेडिबिलिटी मिली है, क्रेडेंशियल्स आपके प्रूव हो गए, क्योंकि हथियार जब तक काम में नहीं आए तब तक क्या है, वो काम आकर उसको प्रूव किया गया, उस पर काम हुआ है, इंडिजिनस पर काम होना है। लेकिन अब भी बहुत काम बाकी है, क्योंकि इसमें ध्यान रखिए कि जो हमारे आर्मी चीफ ने कहा था, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि इंडिजिनस का काम जो है वो एक बड़ा काम है और वो बहुत भारत मजबूती से कर रहा है, लेकिन जो हथियार मुझे आज चाहिए उसका इंतजार मैं 10 साल नहीं कर सकता। तो केवल इंडिजिनस के बहाने हम सेना को 10 साल तक कोई दूसरे हथियार देंगे नहीं देंगे, इस पर भी एक चिंता की, मतलब इसमें कोई कमजोरी वाली बात नहीं। अभी तक तो हम सारे के सारे वहाँ कर रहे थे, तो दोनों के बीच का एक तालमेल बना रहे। और काफ़ी चर्चा अभी हुई, पार्लियामेंट में भी हुई, उससे पहले भी चर्चा हो रही थी कि क्या हमारे डिफेंस बजट में जीडीपी के हिसाब से कुछ कमी की गई है, नहीं की गई है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें होती है। अक्सर क्या होता है कि हम जो ये बड़ी जीत है इसमें तो कोई बात ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई बहस मुझे नहीं लगता कि अब करनी चाहिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हम हमेशा ही सजग रहें और उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। खासतौर से अब जिस तरह की दुनिया चल रही है उसमें युद्ध होना जरूरी नहीं है, युद्ध नहीं होने के लिए आपको ताकतवर होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक। युद्ध में ताकत की जरूरत तो जब होगी, लेकिन युद्ध ना हो, युद्ध करने की हिम्मत आपसे किसी की ना हो, इसके लिए आपका ताकतवर होना जरूरी है। इसमें आप वाजपेयी जी को याद कीजिए, जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि ये जो किया गया ये किसी हमले के लिए नहीं है, ये हमले को रोकने के लिए परमाणु परीक्षण है। जब आज हम परमाणु ताकत हैं तो किसी की हिम्मत ऐसे नहीं होगी। और अभी विनोद जी बात ही कर रहे थे कि समरथ को ना दोष घुसाई, तो समरथ होना जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और उसमें इंडिजिनस की जो रोल होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे, कभी कोई नाराज हो गया वो भेजेगा नहीं, या किसी और देश से दुश्मनी होगी। एक मैं बयान सुना देती हूँ सर, इसी कि किस तरीके से हमारी ग्रोथ इस सेक्टर में लगातार हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था, हमने कर्म देखकर आतंकवादियों को मारा। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, शिवराज सिंह जी ने आपके सामने चर्चा की कि कैसे पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछकर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछकर किसी की हत्या नहीं कर सकते, हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी, हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, तेरी चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकालकर उस चींटी के खाने के लिए डाल देती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं कि यह चींटी भी दीर्घजीवी हो। यह भारत की सोच है। और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे, हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। जो बात राजनाथ सिंह कह रहे हैं विनोद जी, और अभी बहुत सारी बातें और अपने इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, वो जो मैं पढ़ पा रही हूं, चाहे वो सेमीकंडक्टर मिशन हो या फिर इंडिया का एआई मिशन हो, भारत की लो कॉस्ट हाईटेक स्पेस मिशन हो, भारत निरंतर प्रगति कर रहा है।
बिल्कुल। देखिए राजनाथ जी ने जो कहा कर्म देख के, मैं थोड़ा उसमें जोड़ दूंगा, कर्म देख के नहीं, कुकर्म देख करके। वो कुकर्म था जो उन्होंने किया है। कर्म तो थोड़ा पॉजिटिव शब्द में आता है, तो आतंकवादियों उन्होंने कुकर्म ही कहना चाहिए जो किया। लेकिन बात सही है। रही बात जो आपने कहा, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, देखिए सबसे अच्छी बात है अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएं रक्षा क्षेत्र में जी। और ऐसा नहीं, गोले वोले तो पहले ही बनते थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हमारे कानपुर में बहुत हैं, जबलपुर में, सब जगह, तो उनमें हथियार बनते थे। लेकिन जो अत्याधुनिक तकनीक वाले हथियार और एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, वो हमको अभी भी बाहर से, एयरक्राफ्ट तो अभी भी हमको बाहर से लेने पड़ रहे हैं। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाइना ने बना लिया, अभी हमको हमारा तेजस देखिए कब आएगा। इसी पे एयरफोर्स एयर मार्शल ने चिंता व्यक्त की थी। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, देखिए ये देश का विकास रिले रेस है, इसमें बैटन लेके चलते हैं और हर खिलाड़ी दौड़ता चले जाना है, सब तो जैसे अटल जी ने अगर 1998 में परमाणु विस्फोट किया और हिम्मत दिखाई कि अमेरिका के दबाव के बावजूद किया, तो उसकी नींव इंदिरा गांधी ने 1974 में रख दी थी। तब भी अमेरिका का दबाव था। बुद्ध पहली बार मुस्कुराए 74 में और दोबारा मुस्कुराए 98 में। तो और इंडिजिनस मोदी जी का जो प्रयास है निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और जिस तेजी से काम हुआ है भारत, जैसे ब्रह्मोस की अब पूरी जो है यूनिट लग रही है उत्तर प्रदेश में, और वहां बनेंगे, और ब्रह्मोस को बेचा भी जाएगा और कई देशों ने हमसे हथियार लेना शुरू भी कर दिया है जी। तो ऑर्डर्स भी आ गए हैं। तो ये अभी तक हम हथियार खरीदते थे, हथियार दूसरे देशों को बेचेंगे भी। तो एक तरह से जो डिफेंस इंडस्ट्री है या आर्म्स इंडस्ट्री है, उसमें भी भारत का एक भूमिका बढ़ेगी। तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बेहतर चीज होगी ये, क्योंकि जिस तरह हम बहुत सारी चीजें और भेजते हैं, तो अगर हथियार भी देंगे हम, और कल हो सकता है कल कोई स्थिति ऐसी आ जाए, वो ट्रंप साहब तो कल्पना में आएंगे हम पाकिस्तान से तेल भारत खरीदेगा, लेकिन हमें लगता है ये जरूर हो सकता है कि तमाम दुनिया के बड़े देश भारतीय टेक्नोलॉजी जो है उस पर वो अपने देशों में लेने के लिए इच्छुक होंगे जी। वो समय भी आएगा जल्दी। तो मुझे लगता है कि और आत्मनिर्भरता सिर्फ सुरक्षा के लिए जरूरी तो है, लेकिन वही है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जो कहा है दिनकर जी ने। दंतहीन विनीत सरल को कोई ना पूछता, जो क्या दंतहीन विनीत सरल हो। तो इसलिए 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, तो वो जो है, तो मुझे लगता है वो समय नहीं है कि हम बैठ करके तपस्या करते हुए पंथ मांगे। अब तो अपनी सामर्थ्य के साथ दुनिया को दिखाने की जरूरत है। और ऑपरेशन सिंदूर जो है एक तरह से वो परीक्षा, आप कह सकते हैं कि सैंपल टेस्ट केस है या सैंपल जैसे होता ना, तो सैंपल भाई 3 ही दिन तो चला। कई मामलों में सैंपल है, जंग कैसे लड़ी जा सकती है, कैसे फिर रोकी जा सकती है, फिर कैसे जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी चुप कराया जा सकता है। बहुत सारी तकनीक की जंग थी ये। आर्मी हमारी एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। सारी लड़ाई हमने मिसाइल से और उससे एयरफोर्स से और उससे लड़ी, और ड्रोन से, बिल्कुल ड्रोन से। तो जो अब आने वाली लड़ाइयां ऐसे ही होंगी। आर्मी का रोल तो बहुत बाद में आएगा, जब वो लैंड पे। इजराइल कहाँ है, ईरान पे अटैक कर रहा है। इजराइल कहाँ से ईरान पे कर रहा है? अमेरिका ने जो अपने B-2 बॉम्बर्स भेजे थे, तो कहाँ से भेजे थे? तो अब तो लड़ाई उस तरह की हो गई है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। खबर कोलकाता से है, जहां एक बार फिर से घमासान छिड़ा हुआ है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में 1 साल पूरा होने पर कोलकाता में कल भी भारी प्रोटेस्ट हुआ। बीजेपी ने नबन्ना अभियान रैली निकाली। इस दौरान लेडी डॉक्टर के माता पिता ने पुलिस पर अपने साथ बदसलूकी करने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देखें। ये तस्वीर आप देखें, ये तो पुलिस वालों पर ही प्रदर्शनकारी गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अलग से पीटा जा रहा हो ऐसा कहा नहीं जा सकता। डंडे पुलिस वालों के हाथ में भी, मतलब पुलिस वालों के हाथ में तो है ही, लाठीचार्ज तो हुआ ही था। पब्लिक के हाथ में भी डंडे हैं कुछ। जी देखिए जी। तो ये तस्वीरें हैं, ये प्रोटेस्ट है। अब इंसाफ कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, हम हर रोज ये सवाल उठा सकते हैं, लेकिन काम तो पुलिस को करना है, सरकार को करना है। और अगर पुलिस सरकार काम नहीं करती है तभी इस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन भी होते हैं। पीड़िता की मां और पिता अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें भी पीटा गया, तो ये बहुत गंभीर आरोप है। राहुल जी, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो और उस पर जो है वो पुलिस जो है लाठीचार्ज करे या बल प्रयोग करे तो गलत होता है। लेकिन क्या पीसफुल था, क्या ये जो प्रदर्शनकारी थे वो क्या कर रहे थे, ये भी देखने की बात है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आरजीकर हॉस्पिटल में जो
विक्टिम थी, उनके जो माता पिता हैं, उनको किसी भी तरह से मिसहैंडल नहीं किया जाना चाहिए था। वो ऑलरेडी उनके लिए एक बहुत ही सदमे वाली वो जो था वो घटना थी। मुश्किल मानसिक स्थिति से वो वैसे ही गुजर रहे हैं, 1 साल हो गया है। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब देखिए वहां पे राजनीति भी है कि बीजेपी जो है ये प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर आप पुलिस के साथ बल प्रयोग करेंगे तो पुलिस तो आगे से बल प्रयोग करेगी। अगर पॉलिटिकली भी देखें विजय जी, तो वहां पर जो इक्वेशन जो है अभी तक एकला चलो वाला था, वहां पर भी कांग्रेस और टीएमसी दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। अभी रिसेंटली जो मीटिंग भी राहुल गांधी ने होल्ड की थी, उसमें सारे विपक्षी दलों को बुलाया गया था, लेकिन अलग से अभिषेक बैनर्जी से राहुल गांधी की लंबे समय तक मुलाकात चलती रही। मीनाक्षी जी, एक तो मैं समझता हूँ कि अब जब हम इसको कहते हैं ना, मतलब टेक्निकली ठीक है कि ये जो आरजी का रेप मर्डर केस है, मैं कहता हूँ अब इसको रेप मर्डर केस कहना बंद कर देना चाहिए। 1 साल पहले ये रेप मर्डर केस था, 1 साल बाद तो ये पॉलिटिकल केस है। पॉलिटिकल केस मतलब बीजेपी की नजरिए से नहीं, सरकार किस तरह से बचा रही है, 1 साल बाद भी उसके अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं। तो और उस समय भी ये बात हुई थी कि पॉलिटिकली कौन कौन लोग वहां पर पावरफुल लोग हैं जो टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो ये सारे उन सबका एसोसिएशन के साथ है। तो केवल रेप मर्डर केस नहीं बचाइए, ये पॉलिटिको रेप मर्डर कह लीजिए एक तरह से, तो उस पर ज़्यादा चिंता होगी। और अब जब इलेक्शन आ गए हैं तो फिर वो उसको उस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये मौका है ही, लेकिन पॉलिटिकल मौका हो तब भी मौका तो ममता जी ने दिया ना। बिल्कुल ठीक बात इसको भी ऐसे देखना चाहिए कि बीजेपी तो उसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करेगी, लेकिन क्या ममता बनर्जी जो एक ताकतवर महिला मुख्यमंत्री मानी जाती हैं, उनके रहते हुए ये केस कहीं पहुंचा, सिरे चढ़ा, ये सवाल तो है ना। तो उस सवाल को ध्यान में रखते हुए, और अब जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो वहाँ पर लगातार ये बात होगी, और वहाँ की पॉलिटिक्स बिना एग्रेशन के नहीं चल रही। यदि इसका ट्रांजिशन देखें लेफ्ट से जब ट्रांजिशन ममता बनर्जी के पास हुआ, तब भी बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स हुए, बल्क है ना, वायलेंट पॉलिटिक्स के लिए एग्रेसिव बात तो सही है, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो कोर्ट की में इंटरफेयर करे? कोर्ट में इंटरफेयर नहीं कर सरकार, लोअर कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी उसकी केस चल रही है। नहीं, लेकिन क्या कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए कि कब तक तो तय करना पड़ेगा, कोर्ट में तय करना पड़ेगा ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या नहीं होनी चाहिए? ममता बनर्जी इसके बाद अपराजिता बिल लेकर आई थी। अपराजिता जो बिल है ममता बनर्जी इसकी घटना के बाद ही लेकर आई थी। इतना स्ट्रांग बिल लेकर आई थी कि 21 दिन के अंदर पुलिस को जांच करके एफआईआर सबमिट करना पड़ेगी। इसके अंदर मृत्युदंड के प्रावधान किया था जो रेप करेगा उसको लेके, लेकिन वो बिल गवर्नर ने लौटा दिया कि ये बहुत आपने कठोर बिल बनाया है, इसको आप थोड़ा कमजोर कीजिए। तो मुझे लगता है कि जब ममता बनर्जी बिल लेकर आ रही है, आप जब कह रहे हो कि भाई कठोर कानून होना चाहिए रेपिस्ट के लिए, इतना कठोर कानून ममता बनर्जी इसी घटना के बाद लेकर आई थी, लेकिन गवर्नर उस बिल को लौटा देते हैं राज्य सरकार के पास कि इसमें आप कुछ चेंजेस करके भेजिए। तो मुझे लग रहा है कि दोनों तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, मतलब करेक्शन की बात नहीं है, मैं जोड़ देता हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि जो ये जो है हमारा होम के जो मसले हैं, कानून का जो मसला है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि संविधान में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है, लेकिन राज्य सरकार अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो केंद्र सरकार के कानून से आगे बढ़ता है या दखल देता है, तो वो परमिसिबल नहीं है। और इसी आधार पर गवर्नर ने उसको बिल्कुल लौटा दिया। मतलब आप कुछ छोटी मोटे बदलाव करके तो उस पर कर सकते हैं, लेकिन केंद्र का कोई कानून बना हुआ है, उससे आगे बढ़कर टेक्निकल इशू है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें टेक्निकल इशू तो है, लेकिन अगर राज्य सरकार कोई बिल लाई है तो गवर्नर ने उसको वापस किया, तो ममता बनर्जी को चाहिए था कि उसको दोबारा रिफ्रेम करके दोबारा उसको भेजे, और गवर्नर जो है उसको उसके बाद करें। एक बात या तो उनके लिए भी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लायक ही था, उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि मैंने अपराजिता बिल बना दिया। मैं और जोड़ूंगा थोड़ा सा। देखिए, ये आजीकार की घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और शर्मनाक थी। इस पे सारा देश उबल गया था और उबलना भी चाहिए, और उस पर सीबीआई इंक्वायरी हुई, सब हुई। और उड़ीसा पे भी थोड़ा बीजेपी रैली निकाल लेना, जो लड़की जिसके साथ रेप हुआ और उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, बाद में उनसे सुसाइड किया, वहां पे चर्चा नहीं होती उसकी। तो कम से कम महिलाओं के मामले में तो राजनीतिक दलों को पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए, एक पेज पर होना चाहिए। एक और बड़ी खबर, अगर हम दूसरी की सरकार वहां हो जाते हैं। ममता बनर्जी ने इस पूरे केस में डेथ पेनल्टी की मांग की थी। अगर हम पॉलिटिकल भी बात करें तो फिर देखिए कोर्ट का प्रोसेस है, वो कोर्ट के प्रोसेस में होगा वो, क्योंकि रेयरेस्ट एंड रेयर केस तो ममता ने कहा था कि है, तो डेथ पेनल्टी तो है उसमें। ठीक, अगली खबर, बात उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ के नाम पर विपक्ष की सियासत की।
9 सितंबर को देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन विपक्ष धनखड़ के मुद्दे पर अभी सरकार को घेरने के मौके ढूंढ रहा है और इसलिए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बड़ा आरोप लगाया। कपिल सिब्बल ने दावा किया कि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद धनखड़ लापता हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह से ये बताने के लिए कहा है कि क्या धनखड़ ठीक हैं। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ ढूंढ के वापस भेजते हो, ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा। तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, कि हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि कोई ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है। तो मुझे थोड़ा फिक्र है कपिल सिब्बल को, और आपने उनके फिक्र को सुन लिया। बस एक छोटा सा रिएक्शन, राहुल जी हेबियस कॉर्पस दायर करे क्या? अप्रैल तक तो मतलब अगर मैं बोलूँ तो अप्रैल तक तो कपिल सिब्बल जी को बड़े बुरे लगते थे। धनखड़ जी बोलते थे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति होकर पॉलिटिकल बातें करते हैं, ये सब बोल रहे थे कपिल सिब्बल जी। अब अचानक उनको दर्द उभर आया है। मेरे को लगता है धनखड़ जी पे छोड़ देना चाहिए, जो जब वो सामने आना चाहें थोड़ी शांति में रहने देना चाहिए उनको। नहीं, अब धनखड़ साहब भी नहीं मिलना चाहते होंगे सिब्बल साहब से। सिब्बल साहब का लापता होगा भाई, अपने परिवार के साथ है, पत्नी के साथ है, भाइयों के साथ है, परिवार के साथ रह रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी कि कपिल सिब्बल साहब से वो संपर्क कर रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब को फोन करते उनके फोन पे अटेंड है, कपिल सिब्बल को अवॉइड कर रहे हैं, कपिल सिब्बल से लापता। आज मेरे पास कहानी कुर्सी के में समय बस इतना ही था। विनोद जी, विजय जी, राहुल जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कहानी कुर्सी में जुड़ने के लिए।